गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने इससे पहले सेल बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का बहुत सारे 3-4 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक ये पार्ट नहीं पढ़ा है, प्लीज़ एक साथ मैं सारे पार्ट को दे दूंगा, वो जाके पार्ट आप सारे पढ़ लीजिए। और अगर मैं इस वीडियो को मर्ज कर दूंगा तो एक साथ सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज़ द सेल। सेल क्या है? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये प्रॉमिस है। मैं अपने टीचर के बिहाफ पे कहता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट में, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, गारंटी है। चलिए, फिर हमने बात किया सेल की थ्योरी क्या है, किसने इसको खोजा था, उस थ्योरी में क्या कहा गया है। फिर सबसे बड़ी चीज़ आई जो बच्चों का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। इसकी हमने बात किया था बहुत अच्छे तरीके से वीडियोज़ में। फिर हम बात आई कि भाई सर डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हमारे लिए डीएनए क्या होता है हमने उसकी बात की, हम कैसे पढ़ेंगे। मीजोसोम क्या होता है ये बच्चे नहीं जानते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होने का और ना होने का क्या एक्सप्लेनेशन है, इसको हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। फिर प्रोकैरियोट यूकैरियोट में और क्या सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम सीधा चले आगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, उसको हमने पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि सेल की बाउंड्री और सेल में पूरे टोटल क्या ऑर्गेनेल होते हैं, एक बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। ये कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम थी, सर ये 8.5, 8.5.2, 8.5.1 आपने क्या लिखा है। चूंकि देखो बच्चा, ये क्या होता है, क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक है, तो मैंने टॉपिक को भी मेंशन किया है कि अगर कोई बच्चा टॉपिक पढ़ना चाहे तो उसको ये पता रहे किस किस टॉपिक में लिखा हुआ है। क्योंकि हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर कर रहे हैं कि अगर आपने इतना पढ़ा, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11 नीट तक के लिए आपका काम हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ पढ़नी होती है। फिर हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा कि सेल वॉल होती क्या है, कैसे होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल वॉल का। अब आज के जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्या, सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है ज़्यादा, एक होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्लियर करते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज़ पे हम चलते हैं और वो आपका है, सॉरी गाइस, ये क्या हुआ, एक मिनट वेट, ज़्यादा इधर ऊपर चला गया, एक मिनट। तो हमने कहा कि हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं, और याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन आगे आपकी काम आएगी हर एक जगह, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर उस डाउट का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद। उम्मीद है आपके हर एक डाउट का आपको जवाब यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं, और एक मिनट गाइस, 1 मिनट, लिपिड की बात हो, अच्छा एक काफ़ी लंबा, हाँ ठीक है। हम आ गए हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सबसे पहले इसका सब लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या नाम है। सबसे पहले इन चीज़ों को हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले कि देखो, सेल मेम्ब्रेन एक नाम है, दूसरा नाम इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका एक और नाम प्लाज्मा लेमा है, दूसरा एक और नाम बायो मेम्ब्रेन है। ये वो अलग अलग नाम है जो आपको अलग अलग जगह पढ़ने को मिल सकते हैं, इसलिए सारे नाम को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। दूसरा, सेल वॉल मेम्ब्रेन क्या, यूनिवर्सल बाउंड्री है। यानी यूनिवर्सल का मतलब क्या है बेटा, फाउंड इन ऑल लिविंग, ऑल लिविंग। जबकि याद करिए सेल वॉल सबके अंदर नहीं होता था, सेल वॉल सबके अंदर नहीं होता था, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ये क्लियर था। बट सेल मेम्ब्रेन सबके अंदर होगा, पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री, सबसे आउटर में, भाई जाहिर सी बात है, देखो एक यहाँ पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, सर आउटर मोस्ट तो सेल वॉल होती है। अगला पॉइंट पढ़ो बेटा, सेल वॉल लिविंग नहीं होती है, जबकि आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री इसने कहा। आउटर, याद रखिएगा, अगर मैंने वर्ड दिया आउटर मोस्ट बाउंड्री तो आप कहोगे हाँ सर सेल वॉल हो सकती है, लेकिन सबके अंदर तो नहीं होती। लेकिन सेल मेम्ब्रेन सभी के अंदर होती है और लिविंग होती है। दूसरा, थिन होती है। कैसी होती है, थिन एंड इलास्टिक। बेटा इस पॉइंट को गौर करना, ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ इलास्टिक नेचर, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आपके बहुत यूज़ होने वाला है। कैसे पता चलेगा, आप अपनी यहाँ लिखा दो साइड में मैंने, अपनी स्किन को खींचिए, अपनी, आप यहाँ देखो सब लोग अभी अपनी स्किन को खींचो, तो जब आप अपनी स्किन को खींचेंगे तो वो स्किन खींच जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपके स्किन में सेल मेम्ब्रेन है, इसलिए इलास्टिक नेचर है, इसलिए ही आप स्किन को खींच सकते हैं। जबकि जो सेल वॉल होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, नो सेल वॉल नो रिजिडिटी। बात समझ में आ गई? क्योंकि सेल वॉल है नहीं हमारे ऊपर,
तो रिजिडिटी नहीं है। बात समझ आई? हमने सवाल में इस टॉपिक को पढ़ा था, रिजिडिटी वाले। अगला सेलेक्टिवली परमिएबल, ये पॉइंट, जबकि सेलवॉल क्या होता था, आने दो, ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल कैन क्रॉस। सिलेक्टेड मॉलिक्यूल यानी लिखा ना, वीआईपी पास नहीं, यानी इसमें देखो ह्यूमन ने डेवलप किया, नॉट बायोलॉजिकल, हम सब वीआईपी हैं। बात समझे? अब समझना एक बात, ये मैंने अपने लिए लिखा है साइड में कि कोई वीआईपी वगैरह पास नहीं होता है। भाई कोई वीआईपी नहीं है, हम सब वीआईपी हैं। सिंपल सी बात सर ने बोला कि देखो बेटा हम सब वीआईपी, ये तो इंसानों ने बनाया ना कि तुम वीआईपी, वो वीआईपी, ये लोग जो खराब हैं वैसे हैं, ये तो इंसानों ने बनाया है ना। अगला सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड, इस बात को समझो। सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? देखो च्युइंगम से गुब्बारा, ठीक है ना। अब समझना, जब आप च्युइंगम खाते हो उससे गुब्बारा बनाते हो, हाँ सर गुब्बारा बनाते हैं, उसको टच करो, वो जेली लाइक होता है, उसको गुब्बारे को टच करो ना, वो सॉलिड होता है ना पूरा लिक्विड होता है, ना पूरा सॉलिड और ना ही पूरा लिक्विड, उसे ही क्या बोलते हैं, सेमी फ्लूइड। और क्या हो जाता तो क्वासी फ्लूइड। हमने सेमी सॉलिड क्यों नहीं कहा, उसके ऊपर भी अभी हम चर्चा करेंगे, हर एक बात पे चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है। स्ट्रक्चरल, एक लिपिड मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। बात समझ में आई? अब क्या हुआ, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखो 1950 के बाद अप्रॉक्स, आफ्टर 1950 है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जिससे सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में स्टडी किया गया। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना होता है, 1950, आफ्टर द 1950। अब समझना अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडीज ऑन मेम्ब्रेन ऑफ मैच्योर ह्यूमन आरबीसी। मैच्योर ह्यूमन आरबीसी पे ही स्टडी किया गया है, उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो समझना, ये यूकैरियोटिक सेल है, सेल मेम्ब्रेन होती है, हमें सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है, ठीक, तो जाहिर सी बात सेल मेम्ब्रेन चाहिए होगी। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आपने इनको तोड़ा, फ्रेगमेंट किया, तो ये फ्रेगमेंट था। अब फ्रेगमेंट में सेल मेम्ब्रेन भी आ गई है और साथ में ऑर्गेनेल भी आ गए हैं, लेकिन हमें तो स्टडी किसकी करना है, सेल मेम्ब्रेन की। बात समझ में आई? लेकिन हमारे पास क्या है, मिक्सअप हो गया यार, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी आ गए हैं, अब हमको क्या पता चला यार किसकी मेम्ब्रेन है ये। बात समझ में आई? आगे अब आते हैं, हमने क्या लिया है, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी। आपने क्लास 7 से ही पढ़ा है कि ह्यूमन आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है ना, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। मैच्योर ह्यूमन आरबीसी, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ह्यूमन ऑर्गेनेल क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। अब जब आप इसको फ्रेगमेंट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, सेल मेम्ब्रेन आएगा, और अब आप उसकी स्टडी कर सकते हो। ये मैंने आपको रीजन बताया, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। अब आते हैं आगे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट खास तौर से ऐसा ह्यूमन आरबीसी की हम बात करें, कई बार उस सेल मेम्ब्रेन का ना देके ह्यूमन आरबीसी एनसीईआरटी कहती है, तो ह्यूमन आरबीसी की बात कर लेता है। समझना है बात ध्यान से। बायोमॉलिक्यूल में आपको 3 ही बायोमॉलिक्यूल जैसा ही चैप्टर होता है। देखो बायोमॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये सिंपल सी बात होती है जब आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। देखो लिपिड, लिपिड क्या होता है बेटा, 40%, जिसका नाम स्पेशल आप याद रखिएगा कि लिपिड के अंदर आपको मिलेगा फॉस्फोलिपिड, जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, बट मेन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड जो 40% होता है, प्रोटीन 52% होती है, बचा कार्बोहाइड्रेट 8% होता है। इसमें अक्सर लिपिड का और प्रोटीन का पूछ लिया जाता है क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले लिपिड। तो मैं समझता हूँ आपके काम का जितना भी लिपिड है मैंने आपको यहाँ पे बता दूंगा, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी लिपिड आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ भी आपके काम आएगा। समझना हमारे पास लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। अभी सब चर्चा होगी फॉस्फोलिपिड। अब सबको पता है ये कि देखो ये लिपिड है, इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरीके से समझना, इसका एक पार्ट क्या होता है, हेड, और नीचे वाला पार्ट क्या है, टेल। 2 पूंछ पैर आपको नजर आ रहा होगा। हेड क्या होता है, पोलर। पोलर का मतलब क्या है बेटा, देखो पोलर का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। सिंपल याद रखना आपके लेवल पे, अगर कहीं भी वर्ड आ जाए पोलर तो आप ये समझिएगा पोलर का मतलब चार्ज होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस। यहाँ पे दिख रहा है या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब जो भी चीज़ें पोलर होती हैं वो क्या होती हैं, लव करती हैं। हाइड्रोफिलिक क्या बोला जाता है इसे, स्पेलिंग पे मत जाना, हो सकता है स्पेलिंग में डबल एल वगैरह हो। देखो हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, एल मतलब लव, एल का मतलब लव, यानी किसको लव करेगा, अभी हम बात करेंगे पानी को। किसको लव करेगा, पानी को लव करेगा। बात समझ में?
अब टेल वाला एक ही पार्ट याद करना कि सर हेड वाला आपने बोला था, हेड हेड है ना, मूड़ा है इसका, हेड हेड प्लस या माइनस चार्ज होगा, पोलर होगा, पोलर होगा तो हाइड्रोफिलिक होगा, यानी लव करेगा, यानी वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो जो टेल वाला होगा उसका उल्टा करिए, नॉन पोलर, यानी ये हाइड्रोफोबिक होगा, और फोबिक का मतलब होता है डर, फोबिया। बात समझ में आई। अब इसे बोलते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, यानी इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों कंपोनेंट हैं, दोनों हैं, और एम्फी का मतलब होता है बोथ। बात समझ में आई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं लिपिड या फैट पे, कि लिपिड और फैट बनते कैसे हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर एक चैप्टर आता है, उसके अंदर ये थर्ड रॉ के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ एक लाइन की फास्फोलिपिड एक्चुअल में बना कैसे है। ये देखिए लिपिड या फैट होते हैं, कैसे बनते हैं, ट्राईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड यानी 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। अब ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड का पूरा एग्जांपल होता है, देखो फैटी एसिड, एसिड है तो एसिड होगा, COOH ये एसिड है। दूसरा ग्लिसरॉल का ये स्ट्रक्चर होता है, CH2 CH 3 कार्बन होते हैं, और तीनों पे OH 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 लगा होता है। अब क्या हुआ कि जब जैसे ही इन लोगों ने आपस में रिएक्ट किया, जैसे ही इन लोगों ने आपस में रिएक्ट किया, कुछ नहीं करना होता है, पानी निकाला, पानी निकाला, पानी निकाला। देखो सब में से क्या निकाला, इधर से OH इधर से H, इधर से OH इधर से H। इसीलिए क्या लिया हमने, देखो याद करो, बहुत ध्यान समझो हर एक चीज को। यहाँ पे कितने OH हैं, 1 2 3। अब 3 OH है तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन चाहिए पानी निकालने के लिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए पानी निकालने के लिए। इसका मतलब मुझे फैटी एसिड को भी 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अब जैसे ही पानी हमने निकाला, देखो पानी निकला, अब ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, क्यों जुड़ गया कि एक ऑक्सीजन देखो बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया। बात समझ आई। तो देख लो आप, पानी यहाँ से निकलेगा H2O, तो एक ऑक्सीजन आपका इस तरफ का बच गया, और एक तो C डबल बॉन्ड O रहेगा, ठीक है ना। चलो नहीं समझ में आया कुछ लोगों को तो मैं ऐसे समझाता हूँ। इस बताओ, एसिड था ये COOH, हाँ सर ये एसिड था। तो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप आगे जाके पढ़ोगे, C डबल बॉन्ड ये होता है और OH होता है, ये एसिड का स्ट्रक्चर होता है। इधर अपने पास क्या है, इधर अपने पास एल्कोहल है OH, इधर अपने पास क्या है एल्कोहल। अब पानी निकालना है तो देख लो, कोई सा भी ले लो, पानी निकाल दिया। अब जब पानी निकाल दिया तो C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बच गया O, बस देख लो। अब इधर जो जुड़ना होगा जुड़ जाएगा, इधर जो जुड़ना होगा जुड़ जाएगा। इस तरीके से पूरी कहानी हो रही है, ठीक, ओके। इसे बोलेंगे हम क्या, ट्राईग्लिसराइड या लिपिड। बात समझ में आई, लिपिड इस तरीके से। अब बात समझना, यहाँ R3 R2 R1 ये सारी चीजें हैं। एक फैटी एसिड गया, एक फैटी एसिड गया, ठीक है ना, एक फैटी एसिड गया, R3 आया, यानी यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आपका फॉस्फेट कंपोनेंट जुड़ा। फॉस्फेट कंपोनेंट आप जानते हैं, है ना। देखो एक फैटी एसिड गया R3, और आया कौन, फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तो यानी आपने R3 को हटा के, आपने R3 को हटा के, जो ना R3 था अलग है, R3 को हटा के आपने एक फॉस्फेट कंपाउंड जोड़ दिया। तो ये फॉस्फेट कंपाउंड जोड़ दिया, इसी को ही हम लोगों ने क्या बोला बेटा, फॉस्फोलिपिड। क्या बोला, फॉस्फोलिपिड। देखो लिपिड था ना, देखो ये लिपिड था, ये लिपिड था ऊपर वाला, हमने एक फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर लाके जोड़ दिया। और फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट आप पढ़ेंगे, जिसे हमने बोला कि भैया ये हेड पार्ट है। और मैं हल्का सा बता दूं, DNA के अंदर भी फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो होता क्या है कि देखो, आपने फॉस्फोरिक एसिड का नाम सुना होगा, H3PO4। अगर आप क्या करते हैं, H3 को हटाते हैं तो PO4-3 होता है। अब देखो ये चार्ज आ गया कि नहीं आ गया। तो DNA भी कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, वहाँ जाके आपको पता चलेगा। बात समझ ऐसे, तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बता दिया है, जिसको समझ में आ गया है, वरना बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं सेल मेम्ब्रेन की जो है इज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। धीरे धीरे हम बढ़ते चल रहे हैं बहुत अमेजिंग टॉपिक की तरफ। समझना, सेल मेम्ब्रेन इज फास्फोलिपिड बाइलेयर। बात समझना, फास्फोलिपिड बाइलेयर, इस पे मैंने चर्चा किया था। कुछ लोग समझते हैं, किसी भी टीचर या किसी भी लोगों से आप जाके पूछेंगे, सर फास्फोलिपिड बाइलेयर बताइए कितनी लेयर है, कहेंगे बेटा बाई लेयर तो लिखा है, तुम बेवकूफ़ हो, बाई लेयर का मतलब होता है 2 लेयर। आप कहिएगा नहीं सर, बाई लेयर का मतलब 2 लेयर नहीं होती, कि जो 2 लेयर नहीं है, लेयर एक ही है। फास्फोलिपिड की लेयर एक ही है, फास्फोलिपिड की लेयर एक ही है, उसमें फास्फोलिपिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, लेयर एक ही है, लेयर एक ही है, उसमें फास्फोलिपिड के 2 मॉलिक्यूल हैं। ये समझिए, देखो ये पूरी की पूरी एक लेयर है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक लेयर है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक लेयर है। उसमें देखो एक फास्फोलिपिड का ये मॉलिक्यूल है, एक फास्फोलिपिड का ये मॉलिक्यूल है। बात समझ में आई। तो ये होता है, अच्छा नॉन पोलर। अब बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि फास्फोलिपिड बाई लेयर क्यों नॉन पोलर है।
अभी तो आपने कहा कि सर पोलर और नॉन पोलर दोनों होते हैं, बट नॉन पोलर क्यों है, बट नॉन पोलर क्यों है? अब इसका हम चर्चा करते हैं, पहले इस स्ट्रक्चर को समझिए। ये देखो ऊपर क्या है, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये ऊपर पानी होता है, हाँ सर, ये सेल है ना, देखो देखो ये इस तरह से समझो, ये पूरा सेल है, सेल के अंदर पानी, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर पानी है, तो हेड वाला पार्ट सेल के अंदर, हेड वाला पार्ट सेल के अंदर, बाहर भी पानी है, तो ये वाला हेड वाला पार्ट भी सेल के बाहर। यानी जो भी पानी है, जो भी पानी है, पानी की तरफ कौन सा पार्ट है, हेड वाला, क्योंकि पानी का लविंग है, पानी का लविंग है। बात समझ, आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल, सेल के नहीं, सेल मेम्ब्रेन के आउटर। देखो कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, वो सेल लिखते नहीं, आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसलिए स्ट्रक्चर यहां बना कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में, सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में। अब आउटर साइड किधर हो सकता है, आउटर साइड देखो सेल के बाहर भी हो सकता है, सेल के अंदर भी है ना, इसलिए हमने क्या लिखा, सेल मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट में, सेल मेम्ब्रेन के। क्योंकि अगर आपने यहां पे लिख दिया कि सेल के आउटर में, इसका मतलब सिर्फ आपने एक ही पार्ट को दिखाया, अंदर कैसे कहोगे, इसलिए हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में। और इनर साइड में कौन है, टेल, देख लो इनर साइड में कौन है, टेल। अब इस पर हम चर्चा करते हैं। ये जो दो मॉलिक्यूल वाला है उसका एग्जांपल हम ऐसे समझेंगे, आपके पास ब्रेड है, आपके पास ब्रेड है और ब्रेड पे आप बटर लगा रहे हो, तो आपने बटर की एक लेयर लगाई, फिर से बटर की एक लेयर लगाई, तो बताइए बटर की कितनी लेयर लगाई, तो बटर की 2 लेयर लगाई, लेकिन ब्रेड तो एक ही है, ब्रेड तो एक ही है, तो लेयर एक ही है, उस पर आपने 2 बार फॉस्फोलिपिड लगाया है। बात समझ में आई, इस समझ। अब समझना, ये जो मॉलिक्यूल है, एक क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इससे क्या है, अगर हेड बाहर पानी की तरफ है और टेल अंदर की तरफ है, तो इससे क्या है, दिस अरेंजमेंट इंश्योर दैट नॉन पोलर टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इक्वस, कि जो नॉन पोलर है, बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो नॉन पोलर है, जो नॉन पोलर है, जो टेल है, वो पानी से डर रहा है, तो उसको बचाओ ना यार पानी से, इसीलिए दोनों तरफ, इसीलिए दोनों तरफ क्या है, हेड बाहर की तरफ है। फिर एक वर्ड मैंने यूज़ किया कि सर आप अभी कह रहे थे कि फॉस्फोलिपिड के ऊपर, फॉस्फोलिपिड के ऊपर जो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, वहाँ पे हेड जो है पोलर होता है, टेल नॉन पोलर होता है, यानी दोनों चार्ज होते हैं। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि फॉस्फोलिपिड का जो बाई लेयर है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फॉस्फोलिपिड का जो बाई लेयर है नॉन पोलर है। ये तो आपने कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे हैं, ये तो आप गलती कर रहे हैं, तो ये ऐसे कैसे होगा। तो हमने ये कहा कि ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। बेटा 1 मिनट, कॉल आ गई है, जस्ट 1 मिनट की बात करता हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट करिए। हाँ अस्सलाम वालेकुम, हाँ पी बताइए कितने बजे आना है। हाँ हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ बेटा, तो हम डिस्कस ये कर रहे थे, इस बात को समझना, इस बात को आपको एक्सप्लेनेशन बहुत कम मिल पाएगा, कंफ्यूजन होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ओवरऑल जब हम बात कर रहे हैं बेटा समझना, ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन कैसी है, नॉन पोलर, हाउ। अब समझना, अब बताओ हेड कैसा होता है, पोलर, हेड कैसा होता है, बाहर, ठीक है ना, हेड कैसा होता है, पोलर, बाहर। लो भैया, जो हेड था दोनों तरफ वो पानी में घुल चुका है, तो बचा कौन, सिर्फ टेल, और टेल कैसा होता है, नॉन पोलर। अब बात समझ में आ गई होगी, ओके। चलो अब आते हैं फैटी एसिड पे, यहाँ पे कुछ बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं कह रहा हूँ हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही टाइम ज़्यादा लगे। याद रखिएगा, आप सेल बायोलॉजी ऐसी पढ़ के जाएंगे, किसी को भी टक्कर दे सकते हैं, जिससे आप पढ़ रहे हैं उनको भी। किसी, मेरा मकसद ये नहीं कि आप किसी को जज करो, बट मैं एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ कि आप किसी से भी टक्कर इस मामले में, एजुकेशन के मामले में ले सकते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। आगे, ठीक, फैटी एसिड, फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, साथ में कुछ ऑक्सीजन भी तो होते हैं ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन्हें हाइड्रोकार्बन जनरली कहा जाता है ओवरऑल, ठीक। चलो अब समझना, कुछ होते हैं सैचुरेटेड। तो एक बात यहीं पे पकड़ लो, अगर कभी भी वर्ड यूज हो जाए सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन के डबल या कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। एक बार क्वेश्चन आ गया बोर्ड के अंदर कि बताओ इनमें से कौन सैचुरेटेड है, इनमें से कौन सैचुरेटेड है, मैं आपसे बता रहा हूँ इनमें से कौन सैचुरेटेड है,
बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सैचुरेटेड है? अब बच्चों ने क्या कहा कि सर इनमें से तो कोई सैचुरेटेड नहीं है। नहीं बेटा, मैं क्लियरली कह रहा हूं, जब कार्बन कार्बन की बात होगी तभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात होगी। अब समझना, ये कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये सैचुरेटेड नहीं है। अब यहां कार्बन कार्बन की बात हो ही नहीं रही है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है। तो मैं सिंपल बात आपसे कह रहा हूं, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, ठीक है ना? या इसका और एक उल्टा सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर कभी भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी एक से ज्यादा, तभी आप बोलोगे अनसैचुरेटेड हैं। क्या है? अनसैचुरेटेड हैं। आपको ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, आपको नाइट्रोजन से मतलब नहीं है। चलिए, है ना? इस वरना लोग कहते सर COOH, अभी आपने कहा था C डबल बॉन्ड O OH, लो आ गया ना अनसैचुरेटेड। आप गलत बात कर रहे हो भैया, हमें इससे मतलब है ही नहीं, हमें इससे मतलब है ही नहीं, हमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से मतलब होता है। ओके, अब देखो, फाउंड जो सैचुरेटेड होते हैं वो सॉलिड फैट के अंदर होते हैं, जो सैचुरेटेड सॉलिड फैट, सैचुरेटेड सॉलिड फैट के अंदर होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो लिक्विड फैट यानी ऑयल के अंदर होते हैं। किसके अंदर? ऑयल के अंदर होते हैं। बात समझ में आई? अब देखो, स्किन पकड़ो, पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब सॉलिड फैट है भाई। स्किन को जब पकड़ोगे सैचुरेटेड, सॉलिड फैट है एनिमल में, प्लांट में सरसों का ऑयल है, सब कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं, यानी अनसैचुरेटेड। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड क्यों है, इस पे चर्चा करते हैं हर एक पॉइंट पे। इन फॉस्फोलिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है, फॉस्फोलिपिड में सैचुरेटेड भी होता है, अनसैचुरेटेड भी होता है, यानी सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, लेकिन फैटी एसिड आर फाउंड, यानी लेकिन अनसैचुरेटेड ज्यादा होता है, अनसैचुरेटेड ज्यादा होता है, अनसैचुरेटेड ज्यादा होता है। मैंने एक वर्ड यूज किया था कि हमने सेमी फ्लूइड ही क्यों बोला, हमने क्वासी फ्लूइड ही क्यों बोला, हम सेमी सॉलिड क्यों नहीं बोल सकते? अब किसी से सवाल कर लो, हम सेमी सॉलिड क्यों नहीं बोल सकते? तो मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेनेशन मिल पाएगा सही तरीके से। आप एक बार देखिएगा अपने आसपास के दोस्तों से इस बात को पूछकर कि सेल मेम्ब्रेन को सेमी फ्लूइड ही क्यों कहा, आपने सेमी सॉलिड क्यों नहीं कहा? सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं। तो आप ये कहेंगे सर इसमें सॉलिड और लिक्विड यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड वाला यानी लिक्विड वाला थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसीलिए हम किसकी तरफ चले जाएंगे? हम लिक्विड की तरफ चले जाएंगे, यानी फ्लूइड की तरफ चले जाएंगे। इसलिए हमने उसे सेमी सॉलिड ना बोलकर सेमी फ्लूइड बोला है। आइए आगे चर्चा करते हैं। ओके, ह्यूमन आरबीसी के अंदर और बात क्या थी? ह्यूमन आरबीसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल की चर्चा करते हैं, क्या होता है? सॉलिड फैट विद सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी ये सॉलिड फैट होता है या फैट विद सैचुरेटेड। सॉलिड फैट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है बेटा, सॉलिड है ना, सॉलिड का मतलब सैचुरेटेड, तो फैटी एसिड के साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड ये होता है। अब समझना एक बात कि समझना, फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर था, अभी आपने कहा ये तो छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड क्या है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। अच्छी बात है सर। अब होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या मतलब सर? अब इसको एक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर कहा गया। क्या मतलब? इस साइड में देखो, आटा प्लस वाटर है। बात समझ में आई? आटा प्लस वाटर है तो सॉलिड जैसा है। सिंपल सी बात भाई, जाहिर सी बात, आटा और वाटर है, सॉलिड जैसा है। तो आप आराम से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जो ना बचपन में हम लोग खिलौना बनाते थे आटे का, तो वही है ना कि अगर आटा है उसके अंदर पानी आपने ऐड किया, अब वो क्या हो गया है? हल्का सा सॉलिड जैसा हो गया है, तो आपने उसको मॉडिफाई कर दिया है ना। लेकिन अगर वाटर को बढ़ा दोगे, अब समझना, अगर आपने वाटर के अमाउंट को बढ़ा दिया तो क्या आप उसमें से टॉय बना पाओगे? तो टॉय नहीं बना पाओगे आप। इसीलिए जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाती है, जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी यानी पानी का मामला ज़्यादा होने लगता है, तो उसमें सॉलिड ऐड कर दिया जाता है। और मेम्ब्रेन में अगर सॉलिड ज़्यादा होगा, और अगर मेम्ब्रेन सॉलिड ज़्यादा होगी तो कोलेस्ट्रॉल क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यानी सिंपल सी बात है कि भाई फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी बढ़ाएगी, लेकिन अगर फ्लूइडिटी ज़्यादा बढ़ गई है तो हमें उसे कंट्रोल करना है। वही स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करता है। अब आते हैं प्रोटीन की तरफ चर्चा करते हैं कि प्रोटीन, अब यहीं से सारा खेल शुरू होगा। बात समझ में आई? अब यहीं से आपका डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव पैसिव सारे ट्रांसपोर्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने प्रोटीन को समझा है तो ही आप आगे समझ पाएंगे। अब समझना, प्रोटीन डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज का मतलब देखो आसानी से, एक्सट्रैक्ट का मतलब अलग करना। आप कितनी आसानी से अलग कर सकते हैं, इसके बेसिस पे दो टाइप की प्रोटीन है। दो टाइप की प्रोटीन है,
एक पेरिफेरल या एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक, एक ही नाम है, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा इंटीग्रल या इंटरनल या इंट्रिंसिक, और इसमें कुछ पार्शली बरीड होते हैं और कुछ कंप्लीट बरीड होते हैं। अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो है एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देखो एक आपके पास बीकर है, एक बीकर है। अब बीकर में रसगुल्ला रखा हुआ है, देखो रसगुल्ला रखा हुआ पूरा, ये सारे क्या है, ये सारे रसगुल्ले रखे हुए हैं, ये सारे आपके रसगुल्ले रखे हुए हैं किसके, चाशनी के अंदर। समझना, ये रसगुल्ला है, इसको प्रोटीन मानना, ये रसगुल्ला इसको प्रोटीन मानना, और ये चाशनी है शुगर सॉल्यूशन, जिसको आप मानेंगे फास्फोलिपिड बाइलेयर। अब क्या होगा, देखो कुछ रसगुल्ले ऊपर हैं, कुछ बीच में है और कुछ नीचे हैं। अब बताओ सबसे आसानी के साथ किसको निकाल सकोगे। अगर रसगुल्ला आपको खाना है और चाशनी नहीं गिराना है, बिना चाशनी गिराए सबसे आसानी के साथ आप किसको खा पाओगे, तो हम कहेंगे सर सबसे आसानी के साथ जो सबसे ऊपर वाला है हम उसको खा सकते हैं, यानी उसको आसानी से निकाल सकते हैं, उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब अलग करने के अकॉर्डिंग, देखो ये लिखा ना, अलग करने के टाइप पर दो टाइप के होगा कि नहीं, एक जो चाशनी के बाहर है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, एक जो चाशनी के अंदर, वही हमने कहा एक जो एक्सटर्नल है और एक जो इंटरनल है। तो देखो कितने अच्छे से आपको समझ में आ गया कि अगर आपको रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला खाएं, कब खा पाएंगे, जो रसगुल्ला बाहर होगा तो उसको आसानी से निकाल लेंगे, और जो सबसे टफ कौन होगा, ये देखो जो बीच वाला है वो पार्शियली बरीड है। और मैंने कहा ना दो जो अंदर चाशनी के हैं उसमें भी दो टाइप के हैं, एक जो पार्शियली बरीड होगा तो टफ, ये जो बीच में है पार्शियली बरीड है, जो एकदम नीचे है जो कंप्लीटली बरीड है। अब इसको आपको समझ में आ गया होगा क्या बात कर रहे हैं हम लोग। चलो फिगर समझ में आ गया भाई आपको। जिस भाषा में समझ में आए, है ना, सर ने एक लैंग्वेज बोली थी सबसे इजी भाषा क्या होती है, अगर कोई पूछे सबसे इजीएस्ट भाषा क्या होती है तो सर ने ये कहा कि सबसे इजी भाषा वो होती है जिसमें आसानी से लोग को समझ में आ जाए। अब चाहे मैं रसगुल्ले का एग्जांपल लूँ और चाहे किसी और चीज़ का, अब रसगुल्ले का एग्जांपल था इसलिए लिया। अब समझना ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर है, हाँ सर ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर है, अभी आपने बताया था हमको। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन देखो क्या है, पेरिफेरल यानी बाहर की तरफ है, देख लो ये वाली प्रोटीन देख लो, ये वाली प्रोटीन देख लो, एकदम बाहर की तरफ है, तो इसे हमने क्या बोला, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन बोला। अब कुछ प्रोटीन देखो अंदर की तरफ है, ये वाली प्रोटीन देख लो, ये वाली प्रोटीन देख लो और ये वाली प्रोटीन। अब इसमें समझना ये जो पार्शियली बरीड है यानी आधा अंदर है और आधा देखो कुछ कुछ पार्ट अंदर हैं कुछ पार्ट बाहर हैं, कुछ पार्ट अंदर और कुछ पार्ट बाहर, इसे हमने बोला पार्शियली बरीड। और कुछ पूरे के पूरे हैं, पूरी आर पार हैं यानी चैन के आर पार हैं, इन्हें हमने बोला कंप्लीटली बरीड। लेकिन दोनों ही किसके अंदर आते हैं, इंट्रिंसिक। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, तो आप ज़रूर लाइक शेयर या कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे एक और बात है, ये जो कंप्लीटली बरीड है यानी जो आर पार हैं, अब जो आर पार हैं भाई है ना, फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर जो आर पार हैं वो एक रास्ता दे रही हैं, तो इन्हें हमने क्या बोला, अभी हम चर्चा करेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या नाम दिया हमने, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या मतलब सर इसका, मतलब ये है कि फास्फोलिपिड के बाइलेयर के अंदर ये प्रोटीन पूरी की पूरी एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाती हैं, यानी अगर कोई एक छोर से एक किनारे से घुसेगा तो दूसरे किनारे तक निकल सकता है, तो हमने इन्हें बोला ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, समझिएगा। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। यही क्या है, मॉलिक्यूल को रेगुलेट करेंगे ट्रांसपोर्ट करने के। कैरियर होती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इन्हें चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन, पंप प्रोटीन, कुछ भी इतने सारे नाम आपको दिया जा सकता है। कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बहुत कॉमन नेम इनका है। कैसे, मतलब अब इस बात को समझिएगा। जैसे एक और चीज़ पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम ऊपर की बात पे चर्चा करते हैं। बात समझ में आई, ये साइटोप्लाज्म है, बात समझिए, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, हाँ सर ये आपका साइटोप्लाज्म है। अभी हमने बात किया था सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, रीज़न को समझिएगा, है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ये जो मेम्ब्रेन है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये जो मेम्ब्रेन है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, बात समझिएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये जो बी वाले मॉलिक्यूल हैं ये बी की ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो सिर्फ बी वाला आएगा। डी के लिए है तो सिर्फ डी वाला आएगा, ई के लिए है तो सिर्फ ई वाला आएगा, जी के लिए है तो सिर्फ जी वाला आएगा, बाकी और कोई दूसरा आ जा नहीं सकता है। यानी इसका जो सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर है वो ट्रांस मेम्ब्रेन की वजह से है। किसकी वजह से है, स्पेशल प्रोटीन है
ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इनकी वजह से है। जैसे लॉक की एंड लॉक होता है स्पेसिफिक की से, यानी आप जो ताला खोलते हो वो स्पेसिफिक की से ही खुलता है, स्पेसिफिक की से ही खुलता है। तो एक विशेष टाइप का मॉलिक्यूल अपने किसी स्पेशल टाइप के प्रोटीन से ही क्रॉस कर पाता है। बात समझ में आई? यानी अगर H मॉलिक्यूल को आना है तो अपने H वाले प्रोटीन को खोजेगा कि भैया तू मुझे पार करवा दे, तू मुझे पार करवा दे। अब आते हैं लैटरल मूवमेंट की बात करते हैं। लैटरल मूवमेंट क्या होता है? लैटरल देखो आगे और पीछे। लैटरल मूवमेंट लिपिड के अंदर होता है, प्रोटीन के अंदर होता है। बात समझ में आई? अब बात को समझिएगा कि देखिए ये पूरा आपने बना दिया है। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी, ये बात हमने क्लियर की थी। सेल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड, सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। हाँ सर। लिपिड लैटरल मूवमेंट करते हैं। हाँ सर। लिपिड्स इनेबल द lateral movement of protein within overall bilayer, यानी लिपिड की वजह से लेटरल मूवमेंट होता है प्रोटीन का। याद रखिएगा प्रोटीन का कौन सा मूवमेंट होता है? लेटरल मूवमेंट होता है प्रोटीन का, है ना? ठीक है, अब समझना। लेकिन आपको क्या दिखेगा, पहले इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक रिवर है, ये आपको रिवर है, साफ पानी है, पता नहीं चल रहा। अगर रिवर के अंदर साफ पानी है कि ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि पानी फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है। एकदम साफ पानी है, एकदम साफ पानी है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि पानी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक पत्ता उसके अंदर डालो, जैसे ही एक पत्ता आप उसके अंदर डालोगे, बहता पानी है बट दिखता पत्ता है। बात समझिए, पानी बह कौन रहा है? एक जैसे ही आपने उसके अंदर पत्ता डाला, पानी बहता पानी है, लेकिन क्या दिखेगा आपको? कि पत्ता दिख रहा है। सिंपल सी बात है यार कि पानी बह रहा है, लेकिन आपको तो नहीं पता चल रहा पानी बह रहा है। जैसे हवा चल रही है, लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि हवा चल रही है, लेकिन जैसे ही आप पतंग छोड़ते हो उड़ने लग जाती है। तो बताओ चल कौन रहा है? चल तो पानी रहा है, सेम इस, लेकिन दिखता कौन है? पतंग या पत्ता। इसी तरीके से मूव कौन करता है? फास्फोलिपिड। हिलता कौन है? फास्फोलिपिड हिलता है, बट दिखता कौन है? प्रोटीन। बात समझ में आई? इसी तरीके से लैटरल मूवमेंट होता है किसका? प्रोटीन का। करवाता कौन है? लिपिड। किसकी वजह से होता है? अब दिस मूवमेंट मेजर एज इट फ्लूइडिटी। अब जाहिर सी बात है कितना फ्लूइडिटी है, कितना उसके अंदर लचीलापन है, ये इस बात को मेज़र करेगा। बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहीं पे सारा खेल आपका है, यहीं पे धीरे धीरे सारा खेल आपका शुरू होने वाला है। समझिएगा, ये अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो सेल के बाहर अलग। अब ये बात बहुत ध्यान समझिएगा, जो साइटोप्लाज्म के अंदर का हिस्सा है, उसे बोला जाता है साइटोसोलिक फेस। ये वर्ड यूज होता है साइटोसोलिक फेस। और जो बाहर का हिस्सा है उसे नॉन साइटोसोलिक फेस। तो ये वर्ड कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, बुक के अंदर लिखा हुआ मिलता है, इसे बोलते हैं साइटोसोलिक, नॉन साइटोसोलिक। तो साइटोप्लाज्म की तरफ है तो साइटोसोलिक फेस। अब यहाँ पे एक वर्ड बच्चों को बहुत परेशान करता है कि सर कई बार ऐसा होता है कि हमको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बता दिया जाता है, क्या मतलब है इसका? हमने कहा बेटा देखो एक बात है, ये फास्फोलिपिड है। हाँ सर ये फास्फोलिपिड है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइटोसोलिक फेस, तो समझ जाना ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म की तरफ का पार्ट है। किसका है? साइटोप्लाज्म की तरफ का पार्ट है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि कई बार अगर ये प्रोटीन है, बात समझिएगा, अगर ये प्रोटीन है, सही, हाँ सर ये प्रोटीन होती है, प्रोटीन के ऊपर अगर कभी भी शुगर लग गया, अगर प्रोटीन के ऊपर आके शुगर लग गया जो ऑलिगोसेकेराइड होता है। क्या मतलब सर इसका मतलब ही बता देता हूँ। देखो जब आप ग्लूकोज वगैरह पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को बाद में अगर कभी आपका मौका मिला तो पढ़ने को बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा कि जो शुगर्स होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, नाम तो आपने सुना होगा। तो जो आप बात करते हो ना शुगर है, फ्रैक्टोज, डीएनए, राइबोज, ये फलाना ढिमकाना, ये सारी किसके अंदर आती है? सबके अंदर आता है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। ठीक, तो शुगर यहाँ पे जो है वो ओलिगोसेकेराइड है, यानी इसमें 2 से 10 मॉलिक्यूल होते हैं अप्रॉक्स, ठीक है ना? ओके, तो अगर कभी प्रोटीन के साथ शुगर जुड़ गया तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। बात समझ में आई? ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे अगर कभी भी ऐसा हुआ। बात समझ? और अगर यही लिपिड के ऊपर लग गई शुगर तो ग्लाइकोलिपिड, यानी शुगर प्लस लिपिड और शुगर प्लस प्रोटीन ग्लाइको। तो यहाँ पे समझना ग्लाइको का मतलब तुम ग्लूकोज समझना, और ग्लूकोज का मतलब क्या होता है बेटा? शुगर ही होता है। ग्लूकोज एक टाइप की क्या है? शुगर। बात समझ में आई? ओके, अब समझिए बात से, यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा। नीचे क्या है? स्पेसिफिक प्रोटीन है। यहाँ नीचे क्या है? स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, अलग से कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टू सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक साइड। तो साइटोप्लाज्म की साइड में, इसीलिए मैंने साइटोसोलिक फेस लिखा कि साइटोप्लाज्म की साइड में
कुछ स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? सॉरी, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन नाम का होता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जो साइटोप्लाज्म की तरफ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा हमने साइटोसोलिक क्यों लिखा है। हम आपको बताना चाहते थे कि साइटोप्लाज्म की तरफ ही होता है। अब यहाँ पे एक बात है, अगर इनको आप बीच से काट दो, अगर आप इनको बीच से काट दोगे, अब बताओ, नीचे तो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है, ऊपर तो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि जो ये पूरी की पूरी बाई लेयर है ये एसिमेट्रिक होती है। ये वर्ड यूज़ किया गया था, आई थिंक नीट में या कहीं पर ये वर्ड यूज़ किया गया था, मैंने टेस्ट में भी एलन के दिया हुआ था। उसने सीधा पूछ दिया कि यार फास्फोलिपिड सिमेट्रिक होती है एसिमेट्रिक। अब तो यार जनता परेशान, और जिसने तुक्का मारा अलग बात है। अब आपको समझ में आ गया एसिमेट्रिक का मतलब क्या है। जब आपने इस बीचों बीच इसको काटा तो ऊपर तो क्या मिला आपको? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। हो सकता है नीचे भी आपको ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मिल जाए, लेकिन स्पेक्ट्रिन प्रोटीन तो सिर्फ नीचे की तरफ है, यानी ऊपर अलग मामला है, नीचे अलग मामला है। अब आते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का क्या क्या काम है, क्या काम है उस पर चर्चा करते हैं। देखो बेटा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं कि भाई जैसे एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो क्या होता है, स्पर्म सेल और एग सेल पहचानते हुए, देखो सिंपल सी बात है, जब स्पर्म सेल और एग सेल आपस में मिलेंगे तो पहचानेंगे ना भाई ये इंसानों का है, कि पता चूहा और बिल्ली का आ गया, कि चूहा और बिल्ली का, यानी चूहा प्लस कैट का स्पर्म मिला दिया गया या ओम मिला दिया गया, ऐसा नहीं। बात समझ में आई? तो स्पर्म और एग को रिकॉग्नाइज करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी हैं, ब्लड के अंदर इनका इंट्रैक्शन होता है। ये देखो, ये आरबीसी के सरफेस पे होती हैं, ब्लड मिक्स नहीं होता है तो ब्लड, बात समझ में आई? इस तरीके से पूरा खेल चलता है। ओके, अब समझ में आ गई इसका क्या है। तो सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। और अगर कभी आपको दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है तो मैंने स्टार किस पे लगाया है? ग्लाइकोप्रोटीन पे। अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। मैं इस पोर्शन को पहले ही बेटा वीआईपी लगा देता हूँ। मैं इस पोर्शन को, सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान यहीं पे रहता है, सर डिफ्यूज़न, सर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, क्या क्या कहानी होती है, वन बाय वन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या कहानी होती है, क्या क्या है। हिंदी में लिखा है पूरा मैंने, इसलिए जानबूझ के, है ना। अब समझना, सबसे पहले क्लियर करो सर, इधर हमने सबसे पहले फास्फोलिपिड की बाई लेयर बनाया जिसको हमने नॉन पोलर बोला, क्लियर हो गया? हाँ सर, इतना क्लियर हो गया। फिर हमने ये कहा कि भाई हेड और टेल एम्फीपैथिक होते हैं, ये भी बात क्लियर हो गई थी। इस तरफ हमारा क्या है? साइटोसोलिक फेस है। हाँ सर, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इस तरफ हमारा साइटोसोलिक फेस होता है। अब बात को समझिएगा, और ये आपने प्रोटीन वगैरह, ये जो भी फास्फोलिपिड था, प्रोटीन था, ये सारी बातें आप लोगों ने बना लिया है, अच्छे तरीके से बना लिया है पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइएगा, सबसे पहले क्लियर करते हैं। ये ए, सबसे पहले हमने लिया ए मॉलिक्यूल को। सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा? ए मॉलिक्यूल को लिया। सबसे पहले हमने ए मॉलिक्यूल को बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। अगर आपको डिफ्यूज़न हमेशा के लिए क्लियर करना है, एक बेहतरीन अंदाज में समझना है, तो मेरी हर बात को गौर से सुनिएगा। हमने कहा कि ये एक ए नॉन पोलर है। हमने क्या कहा कि ये ए क्या है? नॉन पोलर। पहले क्लियर करो सबसे पहले कि फास्फोलिपिड बाई लेयर नॉन पोलर होती है। ओके सर, क्लियर हो गया, ठीक है ना। कैसे क्लियर हो गया? अभी हमने आपसे बोला था कि समझाया था पूरी की पूरी बातें, तो है ना। अब ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है। हाँ सर, नॉन पोलर है। ए मॉलिक्यूल बाहर बहुत ज़्यादा है, ए मॉलिक्यूल बाहर बहुत ज़्यादा है और ए मॉलिक्यूल इस तरफ कम है। सिंपल सी बात, ए मॉलिक्यूल बाहर बहुत ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म की तरफ क्या है? बहुत कम है। तो देखो, ए सेल के बाहर बहुत ज़्यादा है, अर्थ पर सबकी डिज़ायर है कि वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं। किसमें? इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं। तो ए बाहर से अंदर की तरफ आना चाहेगा, ए बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आना चाहेगा तो ईजिली आ जाएगा। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा, सर ईजिली क्यों आ जाएगा? तो हमने कहा कि बेटा देखो, ए भी नॉन पोलर है, मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर है। क्लियर समझते हुए चलना, रटना नहीं है। ए भी नॉन पोलर है, ए भी नॉन पोलर है और फास्फोलिपिड की बाई लेयर भी नॉन पोलर है। तो आराम से वो इनके बीच से गुजर सकता है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कर सकता है, यानी वो सिंपल डिफ्यूज़न कर सकता है। तो आपने इस बात को क्लियर तरीके से सोचा कि एक काम करते हैं सर, और ए वाला जो है नॉन पोलर था और चूंकि मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर थी, इसलिए क्या है, सिंपल डिफ्यूज़न से आराम से आ गया। हाँ सर, आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि ये वाला पार्ट ख़त्म हो पूरा, ठीक है ना, जिस पे हमें ध्यान देना हो उसी, ये जो मैंने, ठीक है ना, ये ओके। अब क्या है, डी वाले ने भी सोचा
कि भाई यार डी वाले ने, बात समझिएगा, ए ज़्यादा था, आराम से क्रॉस कर गया, उसका रीज़न ये था कि दोनों नॉन पोलर थे। अब ये डी वाला पोलर है, डी वाला कैसा है, क्लियर करते हुए चलना, डी वाला कैसा है, पोलर। ये डी वाला पोलर है। डी वाले ने भी सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम भी बाहर की तरफ ज़्यादा हैं, हम भी बाहर की तरफ ज़्यादा हैं, और चलो चुपचाप जो है डिफ्यूज़न के थ्रू हम अंदर चले आते हैं। जैसे ही ये अंदर आने की इसने कोशिश किया, जैसे ही इसने अंदर आने की कोशिश किया, इसको हुई प्रॉब्लम। अब बच्चे पूछेंगे सर प्रॉब्लम क्यों हुई, ए तो आराम से आ गया। भाई सुनो, ए नॉन पोलर था, मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर थी, इसलिए आराम से ये क्या हुआ, सिंपल डिफ्यूज़न से आ गया, सिंपल डिफ्यूज़न से आ गया। लेकिन डी क्या है, पोलर है, जबकि मेम्ब्रेन कैसी है, नॉन पोलर, यानी अब तो इसको प्रॉब्लम होगी। अब इसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, आसानी से पार नहीं हो पाएगा। इसीलिए आया कौन, अपना भाई साहब हेल्प करने के लिए, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। कौन आया, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। यानी इसने, समझिए इस नाम क्यों पड़ा, ये डी आराम से गुजर नहीं पा रहा था क्योंकि डी पोलर था, मेम्ब्रेन नॉन पोलर थी, लेकिन उस मेम्ब्रेन आई और मेम्ब्रेन ने इसका साथ दिया, यानी इसको फैसिलिटेट करवाया कि भैया चल तुझे फैसिलिटी देती हूँ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न। ये भी पैसिव ही होता है, हमने एनर्जी नहीं खर्चा किया, हमने बस उसका सहारा दिया, हमने एनर्जी नहीं खर्चा किया, हमने तो बस उसको सहारा दिया है। अब बात समझ में आ गई, यानी ए और डी, यानी ए और डी दोनों की कहानी को अच्छे से हम आपको समझा दिया। एक मिनट वेट करिएगा, जस्ट एक मिनट। ओके, हाँ ठीक है, ओके। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, ए और डी वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको और इसको मिटाते हैं, फिर और समझाते हैं। हम इसको मिटाते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने क्या क्या कहानी लिया है। अब आते हैं हम लोग पोलर की तरफ, अब आते हैं हम लोग पोलर की तरफ कि सर पोलर की तरफ क्या होगा, ठीक है ना। अब समझिएगा, हम ये समझते हैं इस बात को कि सर अब हम बात करते हैं, ये सब एक हो गया, ज़्यादा वालों की बात हो गई। अब ये बी वाला कम है, बी वाला कम है और सी वाला भी कम है, बी वाला कम है और सी वाला भी क्या है, कम है, बी वाला भी कम है, सी वाला भी कम है। तो अब बताओ, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, फिर से क्लियर करता हूँ, कम से ज़्यादा की तरफ जाना, बी ऊपर कम है नीचे ज़्यादा, सी ऊपर कम है नीचे ज़्यादा। तो जब भी कभी, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर, क्लियर समझा, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, अगर वो कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, यानी अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना है, तो उसे एनर्जी की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी उसे स्पेशल प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसका हमने नाम दिया पंप प्रोटीन। क्या नाम दिया, पंप प्रोटीन। यानी इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी का खर्चा होगा, इसे हमने बोला सोडियम पोटेशियम पंप। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अपनी न्यूरॉन सेल। क्या है एग्जाम्पल, अपनी न्यूरॉन सेल, अपनी न्यूरॉन सेल। तो आज आपको 2 बातें क्लियर अब समझ में आ गई होगी, सी डिफ्यूज़न का पूरा खेल क्या है। सबसे पहला कि सर मेम्ब्रेन तो नॉन पोलर है, सर मेम्ब्रेन तो नॉन पोलर है, तो मैं इसको लिखता हूँ कि सर ये मेम्ब्रेन तो नॉन पोलर है। हाँ बेटा, मेम्ब्रेन नॉन पोलर है। अगर आपको नॉर्मल डिफ्यूज़न करवाना है, डिफ्यूज़न, और आप भी नॉन पोलर वाला लेकर आए हैं, नॉन पोलर लेकर आए हैं, तो आप सिंपल डिफ्यूज़न करवा लेंगे। लेकिन अगर आप डिफ्यूज़न तो करवाना चाहते हैं, वैसे डिफ्यूज़न करवाने का मतलब ज़्यादा से कम की तरफ आना चाहते हैं, तो आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगर आप पोलर होंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आएगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो क्या करवाएगा, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न करवाएगा। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना चाहेंगे, यानी कम से ज़्यादा की तरफ जाना चाहेंगे, तब आपको एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा, यानी आपको पंप प्रोटीन का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो बात आपने मॉलिक्यूल वगैरह ये सारी बातें कर दिया, अब ये बताइए वाटर का मूवमेंट क्या कहना है, वाटर के मूवमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप। तो हमने कहा कुछ नहीं बेटा, हम वाटर के मूवमेंट के बारे में इतना ही कहना चाहते हैं कि वाटर क्या है, प्रोपोलर है। वाटर क्या है, पोलर है। तो वाटर क्या होता है, सबसे पोलर है। अब अगर वाटर आना चाहेगा, H2O ज़्यादा बाहर है, इधर आना चाहेगा, तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है, एक प्रोटीन होती है इक्वापोरिन, वाटर चैनल। क्या नाम दो, नाम में क्या, इक्वापोरिन, है ना। सबके अलग अंदर अलग अलग प्रोटीन, यहाँ इक्वापोरिन इसका नाम है,
एक वाटर चैनल होता है जिसका नाम क्या होता है, एक्वापोरिन होता है, इससे वाटर मूव करता है। बस मैं आप मुझको इतना बता दीजिएगा, मैंने ट्राई किया है जो है, आप बस इतना बताइएगा आपको ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट समझ में आया या नहीं आया। प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा क्या आपको ट्रांसपोर्ट वाला समझ में आया कि नहीं, बहुत फिक्र है कि समझ में आया कि नहीं आया। अब आते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की तरफ। बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है, एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, ये वर्ड बहुत यूज़ होता है। अब हम बात को समझते हैं। चलो, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल है ना, ये उनकी बात कर रहे हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है, हाई होता है, ठीक है ना। अब क्यों ऐसा हुआ, देखिए जो छोटे या सिंपल मॉलिक्यूल थे, जो छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल थे वो फैसिलिटेट, जो छोटे थे वो सिंपल या फैसिलिटेट डिफ्यूज़न से क्रॉस हो गए ना। लेकिन जो बड़े वाले हैं, है ना, जो बड़े वाले हैं मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, इनके लिए कोई प्रोटीन नहीं होती है, तो इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बात समझ में? तो पहली चीज़ क्लियर करना, ये उन लोगों के लिए होता है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जो मूव नहीं कर पाते नॉर्मली। अब क्या होगा कहानी समझना। देखो मैं ये लेकर आया हूँ सॉलिड, क्या लेकर आया हूँ, देखो एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर जाना, अभी इतना क्लियर करना। एंडो का मतलब सेल के अंदर जाना, जैसे ना एंडोथर्मिक एनर्जी लेना, एक्सो का मतलब निकालना, तो पहले क्लियर करना। अब इस सेल के अंदर मॉलिक्यूल दो टाइप के जाएंगे, एक सॉलिड मॉलिक्यूल, कैसा जाएगा, सॉलिड मॉलिक्यूल जाएगा, एक सॉलिड मॉलिक्यूल जाएगा, एक आपका लिक्विड जाएगा, एक लिक्विड जाएगा। नाम अगर सॉलिड जाएगा इसका मतलब सेल ईट कर रही है, सेल खा रही है, सॉलिड को क्या करेगा, खा रही है, फेगोसाइटोसिस। तो नाम क्या देंगे, यानी एंडो ही का पार्ट है फेगोसाइटोसिस। लेकिन अगर सेल कोई लिक्विड सब्सटेंस ले रहा है यानी पी रहा है तो उसे बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। यानी एंडोसाइटोसिस के में दो हैं, अगर सॉलिड जाएगा तो फेगो, और अगर लिक्विड को जाएगा तो आपका सेल ड्रिंक कर रहा है यानी पिनोसाइटोसिस। बात समझ में आया? अब इस बात को समझिएगा। जैसे ही सेल इस मॉलिक्यूल इस सेल मेम्ब्रेन पे टकराई, सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, सेमी फ्लूइड नेचर है। जैसे ही ये टकराया, अब नीचे इस बात को समझिएगा, जैसे ही सॉलिड या लिक्विड टकराता है, सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक नेचर की है, इसलिए मैंने कहा था इलास्टिक पे गौर करिएगा। सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक नेचर की है तो अंदर घुसी रहती है, अंदर क्या रहती है, घुसी है। उसी में ये माइक्रोमॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने पानी के अंदर पत्थर फेंका, पत्थर जा रहा है तो ये स्ट्रक्चर, और थोड़ा अंदर गया तो पानी का सरफेस पचका, और पचका, बाद में ये पत्थर अंदर चला गया और पानी का सरफेस फिर से बराबर हो गया। सेम इसी तरीके से जैसे ही कोई सॉलिड मॉलिक्यूल इससे टकराता है, मेम्ब्रेन थोड़ा अंदर की तरफ जाती है, और अंदर की तरफ जाने के बाद इनको मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर देती है, यानी वेसाइकल में कन्वर्ट कर देती है, और फिर मेम्ब्रेन सही हो जाती है। अब बात समझना, अगर ये सॉलिड है तो ये क्या बनेगा, फेगोसोम बनेगा, और अगर ये वेस्ट जो है आपका, जो भी चीज़ें हैं, अगर ये लिक्विड हैं तो क्या बनेगा, पिनोसोम। अब ये चाहे फेगोसोम हो और चाहे पिनोसोम हो, ये सब जाएंगे और किससे जुड़ते हैं, लाइसोसोम। अभी हम चर्चा करेंगे पूरी, लाइसोसोम से जुड़ते हैं। अब लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये डाइजेस्ट कर देते हैं, और जो भी यूज़फुल मटेरियल होता है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, जो भी यूज़फुल मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाता है, और जो भी वेस्ट होता है फिर सेम प्रोसेस से ऐसे ही टकरा के एक्सोसाइटोसिस से निकाल दिया जाता है ना। यानी जो वेस्ट होता है, बात समझे, जो वेस्ट है वो वेसाइकल में ही रहता है, यानी हमने सिंपल सी बात है मटेरियल में से अच्छा वाला निकाल के बाहर रख दिया साइटोप्लाज्म में, वेस्ट को उसी झिल्ली में रहने दिया और उसी झिल्ली के थ्रू निपटा दिया बाहर की तरफ। ओके, अब इस खत्म होता है। अब आते हैं फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट क्यों है, फ्लूइड नेचर क्यों, सेल ग्रोथ के लिए। अब सेल ग्रोथ के लिए मेम्ब्रेन को एक्सपैंड तो होना पड़ेगा, तो फ्लूइड नेचर उसमें हेल्प करता है कि हाँ भैया एक्सपैंड हो लो। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शन, ये आप जंक्शन पढ़ोगे, गैप जंक्शन या टाइट जंक्शन में भी सिलेबस में आपको मिले या ना मिले। कुछ जंक्शंस होते हैं एनिमल टिश्यूज़ के अंदर, एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर कुछ जंक्शंस होते हैं आपस में, उन जंक्शंस में से मॉलिक्यूल पार होते हैं, सीमेंटिंग अलग अलग टाइप के होते हैं, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, तो उसमें इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन का काम करता है। एंडोसाइटोसिस करवाया, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन करवाता है। सेल डिवीजन एनिमल आप पढ़ोगे, है ना, कि जब एनिमल के अंदर सेल डिवीजन होती है, ये न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ,
अब जब डिवीज़न होना है तो फरो फॉर्मेशन, यानी ये सेल जो है अंदर की तरफ घुसती है, तो घुसने का मतलब क्या, इलास्टिक नेचर का होना ज़रूरी है। चलो अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। ये बात हमने हो सकता है चर्चा की हो, ना चर्चा की हो, उस पर चर्चा करते हैं बहुत ध्यान से। इन बातों पे जब तक अभी चलता रहेगा टाइम, हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। अभी अच्छा खासा टाइम है, देखते हैं। ओके, अब हमने ये इतनी बात किया था कि साइटोप्लाज्म में दो पार्ट हैं। एक लिक्विड वाला पार्ट है जिसमें ग्राउंड सब्सटेंस रहते हैं, जिसे हमने साइटोसोल बोला। एक सॉलिड पार्ट है जिसका नाम आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा, वो है ट्रोपोप्लाज्म। सॉलिड वाला पार्ट के अंदर एक लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल बोलेंगे, और कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती हैं, कोई काम नहीं होता है। इसमें कुछ यूज़फुल भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, वेस्ट भी होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये उसे क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडीज़ बोलेंगे, जिन्हें ड्यूटोप्लाज्म बोल दिया जाता है या स्टोर्ड मटेरियल बोला जाता है। बात समझ में? अब जो लिविंग स्ट्रक्चर हैं इसमें भी दो टाइप के, तो कितने मस्त तरीके से यार सर ने बताया है, कितने मस्त तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। इन लिविंग में भी कुछ मेम्ब्रेन लेस होंगे। पूरी सेल बायोलॉजी के अंदर 3 यहाँ पे और लिखा नहीं है, देखो, एक राइबोसोम, सेंट्रोसोम। एनिमल सेल के अंदर लास्ट में पढ़ा जाएगा राइबोसोम और सेंट्रोसोम। कई बार न्यूक्लियोसोम भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। न्यूक्लियोसोम आपने को पढ़ा, मैंने वीडियो डाला हुआ है न्यूक्लियस का फुल डिटेल में, तो आप न्यूक्लियस को तो वहीं से पढ़िएगा, अलग से मत पढ़िएगा इसमें, और मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं इसमें, क्योंकि मैंने फुल डिटेल उसमें डाला हुआ है। तो सेंट्रोसोम आगे पढ़ने को आपको धीरे धीरे मिलेगा। मेम्ब्रेन बाउंड में जितने भी हैं, सबसे पहले नाम सुन लो जो हम पढ़ने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा, न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडी। सीलिया और फ्लैजिला भी जो लोकोमोशन के काम आते हैं, उनके बारे में भी आपको डिस्कशन मिलेगा। फिर हमने बात किया कि सर साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। कि देखो, ये आपका न्यूक्लियस होता है, हाँ सर न्यूक्लियस होता है, बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है। एनिमल सेल की बात करिए, एनिमल सेल है कि सर ये आपका न्यूक्लियस होता है और ये सेल मेम्ब्रेन होती है। अब अंदर का जो पूरा एरिया है ये यहाँ से यहाँ तक का, यानी न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन, ये जो आपको चारों तरफ का एरिया दिख रहा है, इसे आपने क्या बोला, साइटोप्लाज्म बोला। लेकिन आपने न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को और सेल मेम्ब्रेन को जब इंक्लूड कर लिया, यानी कुल मिला जुला के अगर आपने साइटोप्लाज्म के साथ सेल मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड कर लिया, तो आपने कहा कि सर इसे हमने प्रोटोप्लाज्म बोला। क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म बोला। इतनी ही बात, यानी अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच, अच्छा इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ यार, हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, और मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को इंक्लूड कर दिया। कैसे लिख सकते हैं, देखो देखता हूँ। ये एन से न्यूक्लियस ले लिया, और ये मैंने आपसे सी से सेल मेम्ब्रेन ले लिया। तो इनके पहले अगर हम बीच का पोर्शन है, तो जो बीच का पोर्शन है, ये जो इनके बीच का पोर्शन है, इसे आपने बोला साइटोप्लाज्म। लेकिन जब आपने इसको लिया, इन बीच के पोर्शन को भी लिया, साथ में सेल मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड कर लिया, तो आपने इसको बोला प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल दिया? प्रोटोप्लाज्म बोल दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या है समझना, यहाँ सेल वॉल है, यहाँ पे क्या है बेटा, सेल वॉल है, यहाँ पे क्या है, सेल वॉल है। सेम वही है। अगर आपने इसमें सेल मेम्ब्रेन को लिया, अगर इसमें सेल मेम्ब्रेन को लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। तो सर क्या मतलब है, दोनों में आपने डिफरेंस क्या है यार? यहाँ भी वही ले रहे हो कि आप पूरा, तो मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, अगर कहीं भी वर्ड आ जाए प्रोटो, दोनों में है, समझना, ये वर्ड मैंने जानबूझ के, अगर कहीं भी आपका आ जाए प्रोटो, तो प्रोटो तो दोनों जगह है। अगर वर्ड आ गया प्लाज्म, तो जैसे ही वर्ड आया प्लाज्म, समझ जाना इस प्लाज्म में आपने किसको लिया है, एनिमल सेल को लिया है। किसको लिया है? एनिमल सेल को लिया है। बात समझ में आई? एनिमल सेल को लिया है। और अगर कहीं भी आ जाए प्रोटोप्लास्ट, समझ जाना यहाँ सेल वॉल है। तो इससे को वर्ड से भी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि हाँ सर हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी वो प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ये एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं भैया, अब शुरू होने वाला है। मैं खुश हुआ, यहीं से मुझे असली कहानी में 2 ही टॉपिक पढ़ाने में थी। एक ये वाला एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्या ही धमाकेदार टॉपिक है भाई, क्या ही धमाकेदार टॉपिक है। एक तो मुझे इसको पढ़ाना था, दूसरा मेरा पढ़ाने का मन था वही जो मैंने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वगैरह वाला पढ़ाया, वो वाला पार्ट। बताइएगा खाली यार समझ में आया कि नहीं आया। इसको चलते हैं, बहुत अमेजिंग एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। पहला, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो का मतलब इनसाइड द साइटोप्लाज्म। किसके अंदर? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यानी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का एक ग्रुप,
इन्हीं सब स्ट्रक्चर के फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। सिस्टम का मतलब क्या है, एक साथ कोऑर्डिनेट, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब समझिएगा, फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनेल आर कोऑर्डिनेट। सबसे पहला कि इनका यानी जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो भी लोग आएंगे, इनका जो भी फंक्शन होगा कोऑर्डिनेटेड होगा। क्या मतलब, यानी ये आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। कौन कौन लोग आएंगे, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। लाइसोसोम और वैक्यूल, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ये वाला याद रखना है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, यानी चारों मिलजुल कर काम करते हैं। किसमें मिलजुल कर काम करते हैं, जैसे क्रिकेट में 11 लोग होते हैं, कोई खेलता है, फेंकता है, कोई लेग साइड पे होता है, कोई अपर साइड पे होता है, सबके अपने अपने काम सेट हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं एक टीम में। उससे ही हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन बोला। क्या बोला, कोऑर्डिनेशन। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडी यानी परागदिसोम, ये सब इंक्लूड नहीं है, ये लोग इंक्लूड नहीं है। बात समझ में आई, यानी अब बात समझिएगा, में कोऑर्डिनेट, क्या लिखा है, ये में कोऑर्डिनेट, यानी ये आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडी आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ, यानी इन चारों के साथ इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं सर, को एक प्रोसेस आपको पढ़ाई जाएगी, एक प्रोसेस आपको पढ़ाई जाएगी, या आप पढ़ोगे हो सकता है कभी, फोटो रेस्पायरेशन। क्या पढ़ जाएंगे, फोटो रेस्पायरेशन, है ना। उसके अंदर आपका परागदिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, यानी आपके तीनों लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। यानी ये तीनों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडी, ये तीनों आपस में मिलकर काम कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इन चारों के साथ मिलकर काम नहीं करते हैं, जिन्हें हमने बोला एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इनके साथ मिलकर काम नहीं करते, यानी इनके फंक्शन इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते। सिंपल है, ये चारों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एक तो ये पूछा जाएगा, इनमें से कौन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है और कौन पार्ट नहीं है। हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले शुरू कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब फिर बोला इनसाइड, प्लाज्मिक का बोला साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब बोल होता है नेट। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेट यानी जाल। अब चाहे वो मछली पकड़ने का हो और वो चाहे चिड़िया पकड़ने का हो, है ना। आगे अब बात ये आती है कि सर रेटिकुलम किसका होगा, रेटिकुलम किस चीज़ का होगा। तो हमने कहा इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। पहला सिस्टर्नी, किसका होगा, सिस्टर्नी। एक एक वर्ड को यहाँ से कंफ्यूज मत होना, एक एक वर्ड को ध्यान से समझना, वीडियो को रोक के आराम से समझना, 2x में मत देखना। पहले सबसे पहला वर्ड आता है सिस्टर्नी। सर सिस्टर्नी कैसे पहचानेंगे बेटा, देखो अगर कोई आपको ऐसे फ्लैट ट्यूब्यूल्स मिलेगा, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, ऐसे फैला हुआ, ऐसे फ्लैट फैला हुआ मिलेगा आपको, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। क्या फ़ायदा है ऐसे बनाने का, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये बात तो आपने बार बार मैंने आपको बताई है, ये आपको तो अब तक दिमाग में रच बस गई होगी। एक सीधी लाइन है और एक लाइन ऐसे ऐसे है, तो बताओ सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। हाँ सर, कभी भी। अब बताओ, चाहे विलाई बनती है, चाहे कोई और चीज़ बनती है, हमेशा इरेगुलरिटी बनती है, इसका मतलब होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाना। दूसरी चीज़ क्या है सर, सिस्टर्नी हो गई। ट्यूब्यूल्स कैसे पहचानेंगे, अगर कोई आपको सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सिलेंडर जैसा है ना। अब ये ब्रांच भी हो सकती है, और ब्रांच यानी देखो यहाँ पे एक ब्रांच निकली है, तो हो सकता है इसके अंदर ब्रांच निकली हो सकता है ब्रांच ना निकली हो, लेकिन ट्यूब्यूल जैसा पार्ट होगा। तो कैसे सिस्टर्नी कैसे पहचानेंगे, ऐसे फ्लैट फैला हुआ पार्ट होगा, अभी आपको दिख जाएगा। ये ट्यूब्यूल्स हो सकता है सिस्टर्नी के साथ जुड़ जाएं, हो सकता है। फिर तीसरा पार्ट क्या है सर, वेसाइकल। वेसाइकल क्या है, छोटे छोटे गोलेदार स्ट्रक्चर, छोटे छोटे गोलेदार स्ट्रक्चर, इन्हें क्या बोलेंगे। यही सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो अब चलते हैं हम अपने असली खेल की तरफ, अब चलते हैं हम लोग अपने असली खेल की तरफ चलते हैं। ओके, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं हाँ एक मिनट बेटा। ओके अब सबसे पहले आपको क्लियर करवाता चलूँ क्या क्या है, ये बात समझिए। देखो ये न्यूक्लियस है, हाँ सर ये आपको समझ में आ गया। सर यहाँ पे न्यूक्लियस है, एकदम 1 बाय 1 आप रफ लेकर बैठना, इन चीज़ों को नोट डाउन करना। सर ये न्यूक्लियस है, हाँ क्लियर बताइए, न्यूक्लियस है। अब हमने कहा न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन होती है, हाँ सर न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन होती है, ये हमने कहीं पढ़ा था या हम पढ़ लेंगे। न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन होती है। अब अगर न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन होती है, तो न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन है, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन देखना यहाँ से, ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन से ही सीधा जुड़ा हुआ आपको ऐसे ऐसे मिल रहा है स्ट्रक्चर। देखो
देखो ऐसे ऐसे अब बताओ ये क्या है, ये आपका है सिस्टर्नी, ये आपका क्या है, ये है आपका सिस्टर्नी। अभी मैंने आपसे बताया था अगर कोई इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग बोलेंगे सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी बोलेंगे। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम इसे क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। अब एक और बात समझिएगा, सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी क्या हमने क्या बोला, ये सिस्टर्नी है, ये मेन कंपोनेंट है। सिस्टर्नी ये मेन कंपोनेंट है, बात समझ में आई। अब सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम बन रहते हैं। सिस्टर्नी के ऊपर समझिए, सिस्टर्नी के ऊपर जगह जगह पे ऐसे जगह जगह पे क्या होते हैं, राइबोसोम। या और राइबोसोम सबको पता है क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। क्या करते हैं, सिस्टर्नी होता है, राइबोसोम होते हैं इस पर, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। पहले इस सिस्टर्नी को पूरा समझ लो, फिर हम चलते हैं लेफ्ट साइड की। पहले राइट को पूरा समझ लो। एक बात कि सर इस तरफ हमने देखा कि ये इस तरीके से आपका आउटर मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे निकली है जिसका आपने अभी नाम बताया था, वो सिस्टर्नी होते हैं। इन पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इसीलिए सर इनको क्या बोला, इनको बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला भैया, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ सर, इसको आपने बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर रफ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है जिसे हमने राइबोसोम नाम दिया है ना। फिर फाउंड इन सेल विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन यानी ये जो आपके सिस्टर्नी हैं या ये आपके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये उन सेल के अंदर पाए जाएंगे जो एक्टिवली यानी अच्छे तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं या सिक्रीट करती हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर प्रोटीन तो समझ में आ गया कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, लेकिन ये सिक्रीशन नहीं समझ में आया। तो हमने कहा बेटा देखो, जो हार्मोन और एंजाइम होते हैं वो भी क्या, वो तो सिक्रीट होते हैं। हार्मोन सिक्रीट होता है, एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ये मोस्टली किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। अब बात समझ में आई, मोस्टली प्रोटीन के हैं, इसलिए यहाँ पे सिक्रीशन वर्ड दिया गया है। तो राइट पोर्शन पूरा खत्म। एक चीज़ और है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर एक्सटेंसिव है। अभी आपसे मैंने डिस्कस किया था, सिस्टर्नी सरफेस एरिया को बढ़ाता है ना, तो ज़्यादा फैला हुआ है। दूसरा, ये ट्रिपल स्टार पॉइंट है, ये वर्ड सीधा उठ के आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस है किससे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, बात समझ में आई। ऐसा जो आपका स्मूथ वाला है वो नहीं है, बात समझ में आई। अब बात को समझते हैं, यहाँ पे ये इस तरफ पूरी पार्ट को जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पूरा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक और कलर को चूज़ करता हूँ और देखते हैं ये वाला कलर कैसा है। हाँ चलो, ये वाला कलर भी अच्छा है। अब समझना, एक और बात पे पहले चर्चा कर देता हूँ कि साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने दो चीज़ लिखी है, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और एक मैंने लिखा है ल्यूमिनल। एक ल्यूमिनल और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। मैं उसको इस तरीके से समझाता हूँ आपको क्या मतलब इसका है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल का। बेटा नीचे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो समझो इस बात को, तालाब में आपने जाल फेंका, जैसे ही आपने तालाब में जाल फेंका तो पानी के दो हिस्से हो जाते हैं। पानी के दो हिस्से हो जाते हैं, एक जो पानी के नेट के अंदर वाला पानी है जिसमें मछली फंसेगी, एक जो दूसरा नेट के बाहर वाला हिस्सा है जिसमें मछली तो नहीं फंसेगी, जो तालाब का पानी है। यानी जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेट आपने साइटोप्लाज्म के अंदर फेंका, साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हो गए, एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है जिसे आपने बोला ल्यूमिनल, और जो उसके बाहर है उसे क्या बोला आपने, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्या बोला, अब आपको समझ में आ गया आपने ल्यूमिनल किसे बोला और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल किसे बोला। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का साइटोप्लाज्म है उसे आपने ल्यूमिनल, और जो उसके बाहर का है उसे क्या बोला आपने, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म बोला। अब हम बात करते हैं इसकी कि सर ये जो आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर है, इसे आपने क्या नाम दिया था, ट्यूब्यूल। क्या नाम दिया था, अभी आपने पढ़ा, इसे आपने क्या नाम दिया था, ट्यूब्यूल। जो ब्रांच हो सकता है, देखो यहाँ सर यहाँ ब्रांच निकली है, यहाँ ब्रांच निकली है और यहाँ पे ब्रांच निकली है, तो कुछ ब्रांच भी निकली है। ये क्या काम करते हैं, ट्यूब्यूल लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। इसे हमने क्या बोला, स्मूथ। इसे क्या बोला, स्मूथ दिख रहा है, स्मूथ बोला। जिसे क्या करते हैं बेटा, फाउंड इन सेल विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन लिपिड, जो लिपिड सिंथेसिस का काम करती है। एंड स्टेरॉइडल हार्मोन, कौन सा हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन। कुछ हार्मोन आप पढ़ोगे उनका नेचर प्रोटीन होता है, कुछ का स्टेरॉइड होता है, कुछ अलग अलग अमीनो एसिड के भी होते हैं, पेप्टाइड भी होते हैं, बात समझ में आई। तो यानी स्टेरॉइड हार्मोन भी एनिमल्स के अंदर होते हैं, तो लिपिड या स्टेरॉइडल हार्मोन का सिक्रीशन ये लोग ये इन्वॉल्व करते हैं। ये बात आपको, तो मेरी समझ से आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। अब एक आध पार्ट अभी और इसमें आपके बचे हुए हैं, वो पार्ट आपके क्या हैं कि भैया देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो,
वो क्या बनाता है, प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक क्या बनाता है, प्रोटीन। यहाँ छोटी छोटी आपको चीज़ें दिख रही होंगी, यहाँ पे देखो छोटी छोटी चीज़ें, वेसाइकल 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 वेसाइकल। क्या कहना है इसका, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा पूरा का पूरा, है ना। इसको लाइक करिएगा अगर आ गया होगा, तो थंब जरूर दीजिएगा, मुझे समझ में आया यार क्या है। चलो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, हाँ सर। स्मूथ वाला लिपिड बनाता है, हाँ सर। पैक करते हैं उनको, इन भाई सबको पैक करना है स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर में, उससे ही हमने क्या नाम दिया, वेसाइकल। कैसे पैक करते हैं सर, इधर देखो, ये ट्यूब है, इसके अंदर जा रहा है। अब ये छोटा सा निकला ट्यूब्यूल की बडिंग से, कैसे, आपने बडिंग देखा होगा, ट्यूब्यूल की बडिंग थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ कट गया, यानी क्या है, आपके बडिंग से ही वेसाइकल बनते हैं, यानी इस तरीके से। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूल्स भी जुड़े भी होते हैं और बिखरे भी होते हैं, है ना, याद रखना। बट मेन कंपोनेंट क्या है, सिस्टर्नी। यानी अब मैं ये इनका ये कहना, कई बार बुक में लिखा होता है कि क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी सिस्टर्नी के साथ ट्यूब्यूल जुड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको हल्का सा, देखो को, हाँ कुछ ट्यूब्यूल्स देखो, ये देखो एक ट्यूब्यूल इससे जुड़ा हुआ है, एक उसके ऊपर टहल रहा है, एक नीचे टहल रहा है। तो आप ये कहेंगे हाँ कुछ ट्यूब्यूल्स जुड़े भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स जुड़े भी हो सकते हैं। कहाँ लिखा है सर, अभी मैंने देखो मे अटैच टू सिस्टर्नी, हाँ हो सकता है ये ट्यूब्यूल अटैच हो सिस्टर्नी से, मे अटैच ना, मे अटैच। ओके, समझ में आ गया। अब हम चर्चा करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, सबसे पहला प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, यस सर हो गया, क्योंकि हम नॉर्मली किसकी बात कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, हाँ सर हो गया। दूसरा, रफ एंडोप्लाज्मिक इज ओनली न, गलत, आल्सो इन्वॉल्व इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ओनली कट किया मैंने, आल्सो इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। आल्सो मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया है, आल्सो मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया है, आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी कि हो सकता है इसका मतलब ये है कि प्रोटीन और कोई भी बनाता है, इसका मतलब प्रोटीन और कोई भी बनाता है। अब बात समझिएगा, मॉडिफिकेशन की बात क्यों आई, इस पे आपने गौर नहीं किया होगा कि सर प्रोटीन बना लेते ना, प्रोटीन बना लेते ना भाई, प्रोटीन बना लेते, लेकिन आपने मॉडिफाई वर्ड क्यों यूज़ किया है। तो अब हम बात करते हैं, हो सकता है, बात समझिए, बायोमॉलिक्यूल्स जब आप पढ़ेंगे या आपको पढ़ाया जाएगा कहीं भी, 4 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। 1 डिग्री से ही सब मॉडिफाई होते हैं। बात समझना भाई, जैसा प्रोटीन राइबोसोम ने बनाया, बात समझिए, जैसा प्रोटीन राइबोसोम ने बनाया है, ज़रूरी थोड़ी ही कि सेल को वैसा ही काम आए। तो अगर वैसा काम नहीं आएगा तो सेल की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होगा, सेल की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होगा, इसलिए ये वर्ड यूज़ क्या किया गया है, मॉडिफिकेशन। दूसरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप, ये आउटर मोस्ट, समझना, न्यूक्लियर इनवेलप जो होता है, न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर के बाहर जब आप देखोगे तो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन इनवेलप होते हैं कुछ, उनको भी बनाने का काम कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। दूसरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप्स द गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को भी डेवलप करने का काम करता है, अभी जस्ट डिस्कशन होने वाला है। बात समझ। अब आते हैं, ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, पहले ही बता दे रहा हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या मतलब, जहाँ कहीं भी आ जाए आपका डी, उल्टा इन बायो, बात समझ में, जाना इन, दो केमिस्ट्री में आएगा जाना, और डी का मतलब बायोलॉजी में होता है उल्टा। उल्टा का मतलब क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी टॉक्सिफिकेशन का उल्टा, यानी आपने डिटॉक्सिफाई कर दिया है, यानी जो टॉक्सिक मटेरियल था उसको आपने सही कर दिया है। इसका भी काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई थिंक ये क्लास 11th में तो नहीं है, 9th में कहीं एक आध बार दिया हुआ है। किसकी वजह से होता है, साइटोक्रोम P450, ये वर्ड पहले इसलिए यूज़ होता था कोचिंग मटेरियल में, बुक्स के अंदर इसके क्वेश्चन मिलते थे। अगला, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या मतलब, देखो एक तरफ सेल मेम्ब्रेन है, एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो चिपकने नहीं, पिचकने नहीं देता है सेल को, है ना, सेल को पिचकने नहीं देता है। सिंपल सी बात है भैया, एक तरफ सेल मेम्ब्रेन है, एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देख लो, एक तरफ सेल मेम्ब्रेन है और एक तरफ क्या है, एक तरफ सेल मेम्ब्रेन है, एक तरफ क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये क्या करता है, देखो जुड़ा हुआ है तो पिचकने नहीं देता है, कभी भी
पिचकने नहीं देता है, सेल को पिचकने नहीं देता है इस वजह। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करना है यहाँ पे कि जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ कुछ बच्चों का डाउट ज़रूर होगा, सर आपने यहाँ पे इस पोर्शन में आपने शो किया, मैं इसको थोड़ा सा और पोर्शन हाईलाइट करता हूँ। सर आपने इस पोर्शन में क्या किया है, आपने दिखाया है कि ट्यूब्यूल्स भी जो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वो भी जुड़ा हुआ है। मैंने कहा नहीं बेटा, इसको ध्यान से देखना, ये मेम्ब्रेन यहीं से बाहर चली गई है ना, देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन यहीं से सिस्टर्नी में चली गई, है, लेकिन ये वाली जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाली मेम्ब्रेन गई नहीं है, ये पीछे की तरफ घूमा है। भाई कोई भी पीछे की तरफ, मैं देखो इसे ये समझना, ये पीछे की तरफ है, इसे ये न्यूक्लियस के पीछे की तरफ ऐसे है, ट्यूब्यूल्स पीछे की तरफ है, तो मैंने ये नहीं कहा ना, इसीलिए मैंने इसमें देखो 3D तो है नहीं, मैं आपको पीछे से दिखा दूँ, लो लैपटॉप के पीछे जाकर देख लो अपने वीडियो को, ऐसा नहीं। तो ये आप क्लियर करना कि ये सिस्टर्नी यहाँ से कॉन्टिन्यूअस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ये पीछे की तरफ जा रहा है। ओके, अब आते हैं गोल्जी बॉडी की तरफ। किस में आते हैं? गोल्जी बॉडी की तरफ आते हैं। ओके, गोल्जी बॉडी क्या, इसका नाम क्या क्या है? गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कई बार लाइपोकॉन्ड्रिया यूज़ किया जाता है और डिक्टियोसोम प्लांट के अंदर यूज़ किया जाता है। यानी अगर कभी भी गोल्जी बॉडी प्लांट के अंदर है, बहुत ना के बराबर होती है, तो क्या बोला जाएगा? प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम। कैमिलियो गोल्गी ने इसे ऑब्जर्व किया था। होता क्या है? डेंस, कैसा? घना, डेंस रेटिकुलेट स्ट्रक्चर, यानी जाल वाला स्ट्रक्चर होता है नियर द न्यूक्लियस। अब मैंने न्यूक्लियस, सुनो, कई बार वर्ड यूज़ किया जाता है न्यूक्लियस, कई बार वर्ड किया जाता है ER। अब मैं चाहे ER बोलूँ चाहे न्यूक्लियस, क्यों? न्यूक्लियस के पास ही तो क्या है? ER है, तो आपने बोल दिया भाई नियर द न्यूक्लियस, तब भी सही, नियर द ER तब भी सही। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वही सेम, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल। बात समझ में आई? ओके, बात समझ। अब दूसरा समझना, अगर पानी में जाल फैला है, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर पानी में जाल फैला है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब जैसे ही आपने जाल को बाहर निकाला और उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, भाई देखो जाल पानी के अंदर फैला होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ है, ठीक है ना। और अगर उसी जाल को आपने बाहर निकाल लिया तो वो जाल कैसा हो जाता है? कॉम्पैक्ट हो जाता है, डेंस हो जाता है। अब उसे हमने क्या बोला? गोल्जी बॉडी। बात समझ आई? कंपोजिशन सेम है, ठीक है ना। कंपोजिशन क्या है? सेम है। क्यों? इस वजह से देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप्स द गोल्जी बॉडी, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी को ही डेवलप करता है, इसलिए कंपोजिशन क्या है? सेम। असर्शन रीजन में बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनेगा। अब आते हैं, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, कुछ इसकी क्या है फेसेस हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। फिर हम चलते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स की तरफ, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ओके, चलिए अब बात को समझिएगा। देखो यहाँ पे हो गया है, ये स्मूथ वाले हैं और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है। अच्छा, इतने छोटे नहीं होते हैं। मैंने, सुनो, कुछ लोग कहेंगे अरे ये सर इसको बड़ा बना दिया, उसको छोटा बना दिया। भाई देखो, मैंने छोटा नहीं बनाया है, मैंने इसलिए बनाया ताकि मुझे जगह मिल सके, ठीक है ना। अब उतना बड़ा तो आप समझ लीजिएगा, इतने भी छोटे नहीं है, बस दिखाने के लिए। अब समझना बात को ध्यान से। हमने ये कहा कि सर इसके जो गोल्जी बॉडी हैं इसके कुछ फेसेस होते हैं, कुछ फेस होते हैं। अब ये वाला फेस जो न्यूक्लियस की तरफ है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस की तरफ है, उसे हमने बोला सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, और जो बाहर की तरफ फेस है उसे हमने बोला ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। तो पहले फेस क्लियर कर लो सर। एक तो सिस होता है जो न्यूक्लियस के पास का स्ट्रक्चर होता है, उस तरफ होता है, और अपोजिट तरफ क्या होता है? ट्रांस या मैच्योरिंग फेस होता है। हाँ सर, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। ओके, अब हम बात करते हैं एक एक तरफ कि कुछ चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे 1 by 1, अच्छा ये इसे क्या बोला गया भाई? ये सिस्टर्नी है जो इसका मेन है, ट्यूब्यूल्स भी होता है, लेकिन मेन कंपोनेंट क्या होता है उसका? सिस्टर्नी होता है। क्या होता है? सिस्टर्नी होता है। 1 by 1 बात करते हैं। देखो सबसे नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ जो नंबर 1, एकदम ध्यान समझिएगा तभी समझ में आएगा। नंबर 1 ये है ना, नंबर 1 की है, इसको हाईलाइट में करता हूँ अलग उससे। ये नंबर 1 की बात करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। देखो ER से वेसाइकल में, अब बात समझिएगा, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हाँ सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल में लिपिड या प्रोटीन होते हैं। हाँ सर, होते हैं। ये डायरेक्ट बाहर भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल सर, हाँ सर, इनको डायरेक्ट भी हम बाहर भेज सकते हैं, जिसे हमने बोला एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट। क्या बोला भाई? यहाँ से निकला और डायरेक्ट हमने कहाँ भेज दिया? बाहर की तरफ, तो इसे हमने बोला एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन RER ने कर ही दिए हैं, ठीक है ना। तो यानी सिक्रीशन, भाई थोड़ा बहुत जो भी मॉडिफिकेशन करना था, अभी हमने बात किया कि RER मॉडिफिकेशन करने का काम करता है। यानी आपने सेल के बाहर भेजा तो उसे हमने क्या बोला? सिक्रीशन।
क्या बोला हमने, सिक्रीशन, यानी आप डायरेक्ट भेज सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, जैसे बना सेल के अंदर यूज हो गया। बात समझिए, नंबर 2 ये कह रहा है, नंबर 2 का कहना है कि भैया देखो हमने मॉडिफिकेशन नहीं किया, हमने बाहर नहीं भेजा, जैसे बनाया था वैसे ही सेल के अंदर यूज कर लिया, उसे हमने क्या कहा, इंट्रा सेलुलर टारगेट। उसे हमने क्या किया, इंट्रा सेलुलर टारगेट बोला। अब नंबर 3 की बात आती है, हर पॉइंट नंबर 3 का मतलब ये है, नंबर 3 ये वाला है कि सर मोस्ट ऑफ द गोल्जी के सिस फेस पर लाकर जोड़ दिया कि क्या हुआ, यहाँ से RER ने या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, और जो इसका सिस फेस था, इसका जो सिस फेस था, जो न्यूक्लियस के या ER के पास था, हमने लाकर उससे जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब क्या होता है, गोल्जी इसको मॉडिफाई करेगा। क्या करेगा, गोल्जी इसको मॉडिफाई करेगा, गोल्जी इसको मॉडिफाई करेगा। बात समझ में आई? अब समझना, तो ये जो आ रहा है सिस फेस पे, ये देखो ये आके चिपक गया है, चिपक गया है, इसे आपने बोला ट्रांजिशनल वेसाइकल। क्या बोला, ट्रांजिशनल वेसाइकल। अब गोल्जी ने इसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद इसको इस फेस से ट्रांस या मैच्योरिंग फेस से निकाला, तो इसको क्या बोला, गोल्जियन वेसाइकल। क्या बोला, गोल्जियन वेसाइकल बोला। बात समझ में आई? अब गोल्जियन वेसाइकल जब आया, अब ये 2 तरीके से काम कर सकता है। अब हो सकता है ये मटेरियल, हो सकता है ये मटेरियल बाहर की तरफ भेज दिया जाए, बाहर की तरफ भेज दिया। मेन काम तो ये भी सेल के बाहर मॉडिफाई करके भेजो, तो हमने बोला एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट। अब हमने भेजा, तो हो सकता है कि एक और काम हो सकता है कि अब आपने मॉडिफाई करके खुद ही यूज कर लिया हो सेल के अंदर, तो उसे हमने क्या बोला, इंट्रा सेलुलर टारगेट। अब आपको 5 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यानी आप बैक करके देख लीजिएगा। अब आते हैं समझना, यानी सिक्रीशन। बात समझिएगा, सिक्रीशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता था, ऐसा नहीं है, समझना। पॉइंट 1, इस पॉइंट 1 को देखो, पॉइंट 1 का काम भी क्या है, सिक्रीशन करने का। पॉइंट 1 का काम भी क्या है, सिक्रीशन करने का। हाँ सर, वो भी सिक्रीट कर सकता है, लेकिन गोल्जी का मेन काम है, मेन फंक्शन, भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो और भी काम है, बट मैं देखो, जैसे मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम क्या है, पढ़ाना है। तुम भी पढ़ा सकते हो, लेकिन पढ़ाने का मेरा काम है। टीचर कौन है, मैं, लेकिन तुम भी तो थोड़ा बहुत बता सकते हो। ओके, अब आते हैं गोल्जी बॉडी। अब समझना, गोल्जी बॉडी, इनके अंदर नंबर ऑफ सिस्टर्नी अलग अलग होती है, नंबर ऑफ सिस्टर्नी अलग होती है 3 to 8। प्लांट के अंदर 1 या 2 ही होती है, कम होती है, जिसे डिक्टियोसोम बोला जाता है। ओके, फिर हम आते हैं और बात पे। गोल्जी बॉडी रिच इन लिपिड, गोल्जी बॉडी के अंदर लिपिड ज़्यादा होते हैं। अब दूसरी बात और करते हैं, राइबोसोम इस पर, अब यहाँ बहुत ध्यान समझना, क्लियर। राइबोसोम किस पर पाए जाते हैं, सर राइबोसोम, सही बात है, सिस्टर्नी पे पाए जाते हैं, टिब्यूल पे नहीं पाए जाते, पहला पॉइंट। हाँ सर, सिस्टर्नी किस में होते हैं, सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं और गोल्जी बॉडी में भी होते हैं। हाँ यार, अब समझ में, देखो पॉइंट कितने तगड़े तरीके से लिखा हुआ है कि हाँ सिस्टर्नी दोनों के अंदर होते हैं। किसके सिस्टर्नी पर राइबोसोम होते हैं, अब क्लियर करो, किसके सिस्टर्नी पर राइबोसोम होते हैं। सर अब मजा आया, रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर सिस्टर्नी पे राइबोसोम होते हैं, गोल्जी के नहीं होते। इसका मतलब प्रोटीन कौन बनाएगा, सर प्रोटीन तो RER ही बनाएगा, गोल्जी तो नहीं बनाएगी। हाँ सर, अब समझना, टिब्यूल्स किसके पास होते हैं, इसका मतलब जानते क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ गोल्जी बॉडी के अंदर लिपिड क्यों ज़्यादा है। अब समझना, टिब्यूल्स स्मूथ वाले के पास भी हैं और गोल्जी वाले के पास भी हैं। हाँ सर, गोल्जी बनाता है, बात समझना, अब यहाँ ठीक है ना, इसलिए है। अब एक और बात, स्टार जहाँ लगा है, समझना, गोल्जी बनाता है और लेता है। अब समझना, गोल्जी प्रोटीन नहीं बनाता लेकिन लेता है, हाँ किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जबकि गोल्जी लिपिड बनाता है और लिपिड लेता भी है। अब बात समझना, गोल्जी लिपिड बनाता भी है और ACER से लिपिड लेता भी है, तो बताओ क्या इसका अमाउंट ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, इसलिए इसको नाम दिया है लाइपोकॉन्ड्रिया। अब आपको क्लियर, किसी से भी ये वर्ड पूछ के देख लेना, गोल्जी बॉडी के अंदर लिपिड ज़्यादा क्यों होता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्लियर है ये। आगे, गोल्जी बॉडी के आसपास का साइटोप्लाज्म, समझना है बात को, गोल्जी बॉडी के आसपास का जो साइटोप्लाज्म है, जिसमें कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेल उसके अंदर नहीं पाया जाता है, उसे हमने बोला है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। कहाँ है सर, आपने उसको नहीं एक्सप्लेन किया था, ये देखो अभी बताने के बाद, ये जो है ना गोल्जी बॉडी के आसपास जो मैंने डॉट 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 दिखाया है, यही क्या है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जिसके अंदर कोई भी दूसरा सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा, कोई भी दूसरा सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा। ओके, आगे अब आते हैं
क्लियर करते हैं। ये रिसीव प्रोटीन एंड लिपिड, ये क्या करते हैं, प्रोटीन और लिपिड को रिसीव करते हैं, और फ्रॉम ईआर, किससे, ईआर से, एंड ऐड कार्बोहाइड्रेट, क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ऐड करके उसको मॉडिफाई। देखो मॉडिफाई का मतलब क्या है, कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, हाँ सर ऐड कर रहे हैं, क्या मतलब इसका है, देखो प्रोटीन में जब ये ऐड होगा, अभी मैंने आपसे कहा था ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के अंदर जब ऐड होगा तो ग्लाइकोलिपिड हमने कहा था, तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन, ये प्रोसेस है। बात समझ में आई। आगे मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यानी ग्लाइकोसाइलेशन की बात करते हैं कि देखो ये कहाँ कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। मॉडिफिकेशन यानी ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी मेन इसका काम करती है, ईआर भी होता है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और मॉडिफाई करता है, हमने बात पहले ही कर दिया है। अब समझना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड तो बनाता है लेकिन मॉडिफाई नहीं कर पाता, इसलिए हमने इसका नाम नहीं दिया था कभी कि लिपिड मॉडिफाई करता है। बात समझ में आई। यहाँ पे यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता तो है लेकिन खुद मॉडिफाई नहीं कर पाता, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक खुद बनाता भी और मॉडिफाई भी कर देता है। फंक्शन क्या है, पहला मॉडिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का पैकेजिंग वो तो हो गया है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन, क्या मतलब सर, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आएगा, हाँ सर। गोल्जी बॉडी इस प्रोटीन को क्या करेगा, पैक करेगा। गोल्जियन वेसाइकल बनाएगा, हाँ अभी चर्चा किया था। अगर इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, बात समझिए, अगर इस वेसाइकल के अंदर, एक नॉर्मल वेसाइकल है, अगर इस वेसाइकल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, ऐसी वेसाइकल को लाइसोसोम बोलेंगे। सब वेसाइकल में ऐसा नहीं होगा भाई, सारी वेसाइकल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिसके अंदर होगा उसे ही हमने क्या बोला, लाइसोसोम बोला। फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, ये वर्ड है ना, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल यानी सेलुलोज के अलावा जो भी सेलुलोज के अलावा के मटेरियल हैं, कई कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे डेक्सट्रिन वगैरह नाम के, है ना, इसलिए हमने कहा सेल वॉल मटेरियल का भी ये फॉर्मेशन करते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत कम जगह पढ़ने को मिलेगा। अगला फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, क्या मतलब सर, जब प्लांट सेल, देखो सेल प्लेट मतलब यहाँ जो प्लांट सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल में कौन करता था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो न्यूक्लियर एनवेलप डिवीजन, यहाँ पे जो सेल प्लेट बन, वहाँ फरो का फॉर्मेशन होता था, इसका नाम क्या देंगे, फ्रेगमोप्लास्ट, है ना। तो ये कई बार पढ़ने को ये आपको मिलेगा, पूरा फंक्शन बता रहा हूँ ताकि कहीं कोई बात छूटे ना। अगर फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या होता है, अगर आपने कभी क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे कि जब स्पर्म सेल जाता है एग सेल के पास तो उसको पहचानता है और पहचानने के बाद उसके अंदर घुसना चाहता है, तो घुसने के लिए आपको कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं, उन्हें क्या नाम दिया, एक्रोसोम, जो गोल्जियन वेसाइकल होते हैं। अब हम आते हैं लाइसोसोम के ऊपर, किसके ऊपर आते हैं, लाइसोसोम के ऊपर आते हैं। तो लाइसोसोम के ऊपर आते हैं एक बार, चलो लाइसोसोम को खत्म करते हैं, फिर हम धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को अलग पढ़ते हो। लाइसोसोम का मतलब क्या होता है बेटा, लाइसिस यानी स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो लाइसिस करवाएगा, तोड़वाएगा। ये आप मेम्ब्रेन बाउंड होता है इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल फॉर ब्रेक डाउन यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। समझना, यहाँ पे मैंने हाइड्रोलिसिस क्यों लिखा है, हाइड्रोलिसिस जहाँ भी वर्ड आ जाए यानी पानी के प्रेजेंस में, बिना पानी के काम नहीं करेगा, पानी के प्रेजेंस में ये काम करता है। अगला लाइसोसोम आर द गोल्जियन वेसाइकल, लाइसोसोम कुछ और नहीं होता भाई, गोल्जियन वेसाइकल ही होता है, बस इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। समझना, ये ईआर था, ये गोल्जी बॉडी है, यहाँ से क्या निकले, वेसाइकल, वही क्या है, लाइसोसोम। देखो यही लिखा ना कि ईआर से प्रोटीन, गोल्जी बॉडी, यहाँ पे क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलेज, जिसका नाम क्या देंगे, हाइड्रोलेसिस, है ना। दूसरा एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव एट, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बनते हैं, एसिडिक पीएच। ये जो आपका एंजाइम होता है इसके अंदर वो एसिडिक पीएच पे ही काम करता है। क्या मतलब सर, मतलब ये है, देखो पीएच और H+ आपने अगर पढ़ा होगा उल्टे होते हैं, यानी अगर किसी के अंदर H+ ज़्यादा होगा तो उसका पीएच क्या होगा, कम होगा। कैसे मतलब सर, कैसे हम हमको समझा सकते हैं, इसको समझाइए थोड़ा आराम से। तो हमने कहा कि देखो जब पीएच की वैल्यू होती है वो होती है 0 से 7 पे न्यूट्रल होती है और यहाँ पे 14 होती है। तो 0 जो पीएच होता है वो मोस्ट एसिडिक होता है। कैसा होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो अपना खुद देखो ना कि यार 0 पे सबसे ज़्यादा एसिडिक है, और जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है उसके अंदर H+ सबसे ज़्यादा होता है। बात समझ में आई। तो यानी 0 पे यानी पीएच जितना कम होगा यानी 0 होगा, एसिड उतना तगड़ा होगा यानी H+ उतना ज़्यादा होगा, यहाँ पूरा लिखा हुआ है। तो एक्टिव टेम्परेचर नॉर्मली है कितना इसका, 4.5 से 5 pH ना, इसीलिए इसे क्या कई बार वर्ड यूज़ किया जाता है एसिड हाइड्रोलेज, यानी ये ऐसा हाइड्रोलेसेस एंजाइम है जो एसिडिक पीएच पे करता है। ओके, फिर एक वर्ड यूज होता है
गर्ल है ना, ये सीधा आता था गर्ल जो है किसके साथ एसोसिएट होता है, देखो गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम विच लाइसोसोम अराइज, है ना, एक वर्ड खाली है कि भाई हाँ उसी से बनता है। अब हम इस पार्ट पे चर्चा कर लेते हैं। एंडोसाइटोसिस वाला पार्ट मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि देखो जब भी कोई सॉलिड मॉलिक्यूल आता है उसे हम फेगोसोम बोलते हैं, पूरा पढ़ाया है। जब भी कोई लिक्विड वाला आता है तो हम इसे पीनोसोम बोलते हैं। अब चाहे फेगोसोम आए और चाहे पीनोसोम आए, अब बात यहाँ से समझिएगा मेरी, क्या हम कहना चाहते हैं कि देखो क्या कहना चाहते हैं, इस बात को चर्चा करिएगा। पहले ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी बने, हाँ सर। गोल्जी बॉडी से प्राइमरी लाइसोसोम बनते हैं, हाँ सर। अब जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं पहले इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम? पहले इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है पहले एक्टिव होते हैं। जैसे इनको एंजाइम आर इनएक्टिव, यानी फॉर्मेट सेलुलर, यानी जो सेल का पीएच होता है 6.8 या 7.2 यानी न्यूट्रल, उस पर ये एंजाइम बनते हैं, ये सारे के सारे बनते हैं। तो अभी इसको क्या चाहिए? एक्टिव टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? एक्टिव टेम्परेचर चाहिए। अब जैसे ही पीनोसोम या फेगोसोम, सेकेंड पॉइंट पे यहाँ गौर करना, जैसे ही आपके फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड फेगोसोम, जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम मिलते हैं क्या बन जाते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये क्या होते हैं इनके, अच्छा सेकेंडरी लाइसोसोम है, इन्हें हमने क्या नाम दिया? हेट्रोफेगोसोम। हेट्रो यानी प्राइमरी वाले इनसे चाहे फेगोसोम से या फिर पीनोसोम से आके अटैच होंगे और ये एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, और जैसे ही एक्टिव होंगे तो डाइजेशन होना शुरू होगा। अब जैसे ही डाइजेशन होना शुरू हुआ तो ये सेकेंडरी थे, तो अब क्या बन चुके हैं? टर्शरी। क्या बन चुके हैं? टर्शरी या टीलो या रेजिडुअल बॉडी। क्या मतलब इनका है कि जो डाइजेशन होने के बाद जो भी यूजफुल मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में फेंक दिया जाएगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए निकाल दिया जाएगा। हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। दूसरा, हो सकता है ये प्राइमरी लाइसोसोम डायरेक्ट क्या हो जाए? ऑटोफेगोसी। कई बार है तो ना ऑटोफेगी। क्या मतलब इसका है सर ऑटोफेगी का? इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि सेल इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ही स्टार्ट हो जाता है, सेल के अंदर ही डाइजेशन, यानी प्राइमरी लाइसोसोम का ही डाइजेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, उसी का क्या हो जाता है? डाइजेशन। उसे हमने बोला ऑटोफेगी। दूसरा क्या है? कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, समझिएगा, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो बूढ़े हो चुके हैं, जो बेकार हो चुके हैं, जो काम के नहीं हैं, उनसे जाके ये प्राइमरी लाइसोसोम जुड़ता है, जो काम के नहीं है। उनके अंदर क्या होता है? जो अच्छे मटेरियल होते हैं उसको निकाल लेता है, बाकी लोगों को डाइजेस्ट कर देता है, तो इसे बोलेंगे क्वाटरनरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी लाइसोसोम। तो हमने इसको क्या बोला? हेट्रोफेगी क्यों बोला? कि देखो बाहर से आने वालों का डाइजेस्ट किया है, इसने क्या किया है? देखो हमने इसको हेट्रोफेगी क्यों बोला है बेटा, समझनिए बात को। हमने इसको हेट्रोफेगी क्यों बोला है? क्यों? ये बाहर से जो फेगोसोम आया या पीनोसोम आया उसका डाइजेशन इसने किया है तो इंट्रासेलुलर है, तो अंदर ही सेल के डाइजेशन, लेकिन चूंकि बाहर से आने वालों का डाइजेशन कर रहा है इसलिए हेट्रोफेगी। एक्सप्लेनेशन पूरा नीचे की तरफ लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख सकते हैं। अब आते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या फंक्शन है उसके बारे में हमने कहा सर इसने इंट्रा सेलुलर डाइजेशन किया है, हाँ। हेट्रोफेगी किया है, यस सर। ऑटोफेगी यानी खुद की सेल का किया है, यानी कोई ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल फंक्शन लेस हो जाए या सेल जो है भुखमरी का शिकार हो जाए तो अपने ही वालों को खाने लगती है, इसलिए हमने उसको ऐसा बोला। दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या मतलब है सर? कुछ ऐसे होते हैं, ये फंजाई, ये वर्ड आपने यूज़ किया होगा कई बार कि कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो ब्रेड पे होते हैं। अब ब्रेड पे देखो, ब्रेड बहुत बड़ा है, फंजाई डायरेक्ट इसको खा नहीं सकता। ब्रेड बहुत बड़ा है, फंजाई इसको डायरेक्ट खा नहीं सकता, तो फंजाई क्या करता है? इसके ऊपर लाइसोसोम छिड़कता है, और ये लाइसोसोम के एंजाइम उसके ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं और फिर ये उसको खाता है। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, है ना। चलो अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर अगर ये खा लेगा तब तो ख़त्म हो जाएंगे, ये भी सवाल आएगा, भुखमरी है ख़त्म हो जाएगा। अब बात समझना, गोल्जी बॉडी है 10, गोल्जी बॉडी कितना है? 10, 7 से काम चल जाएगा। बात समझिए भाई, 7 से काम चल जाएगा तो 3 खा लेते हैं। भाई भूखमरी का शिकार है तो खुद तो मरेगी नहीं सेल, तो 3 को खा लेता है। मान लो 3 को खा लिया, अब जैसे ही खाना आएगा फिर बना लेंगे, भाई ER से तो ही बनाना है, इसलिए ये लोग खा लेते हैं।
बात समझे। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या है, पहले बाहर पचाते हैं उसके बाद खाते हैं, है ना, इस तरीके। या कुछ हड्डियाँ ऐसी होती हैं हमारे यहाँ, ऑस्टियोजेनेसिस, ऑस्टियोब्लास्ट, है ना, एक सेल होती है एक्स्ट्रा है कि ऑस्टियोब्लास्ट, ये देखो साइड में कुछ चीज़ें निकली होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बोन इरेगुलर होती है, तो ऑस्टियोक्लास्ट एक सेल होती है जिसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एडल्ट में रेगुलर यानी साइड का निकाल देते हैं। फिर हम आते हैं कि ऑटोलाइसिस एक स्पेशल पॉइंट है। ऑटोलाइसिस क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। ऑटोलाइसिस देखो क्या है, लाइसोसोम डाइजेस्ट द होल सेल। सुसाइड बैग जो कहा जाता है ना कई बार, तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। तो लाइसोसोम डाइजेस्ट द होल सेल, लाइसोसोम पूरी सेल को, खुद की सेल जिससे वो है, खुद की सेल को अगर पूरा का पूरा खा लेती है उसे ऑटोलाइसिस या सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या मतलब है सर इसका, देखिए ये पूरे के पूरे लाइसोसोम हैं। ऑल लाइसोसोम आर एक्टिव देयर एंजाइम, जितने लाइसोसोम हैं सभी फटे हैं, जितने लाइसोसोम हैं सारे के सारे क्या हैं, फट गए हैं और सारे ही अपने सेल को खाने लगते हैं। जब पूरी सेल का डाइजेशन होने लगता है उसे ही क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। चलो अच्छा, एक और चीज़ है एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। जो एंजाइम होते हैं इसके अंदर ऑल टाइप के होते हैं, सभी टाइप के। कैसे, कार्बोहाइड्रेजेस, किसी के आगे लग जाए एज, समझ जो एंजाइम के कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीएज तो प्रोटीन को, लाइपेज लिपिड को, न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड को। तो सारे टाइप के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा एक और चीज़ है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है। देखो बेटा, प्लांट सेल क्या होता है, अपना खाना खुद बनाता है। सिंपल सी बात है, प्लांट सेल अपना खाना खुद बनाता है, तो इसका मतलब क्या है, लाइसोसोमल एक्टिविटी कम होगी। हम खाना बाहर से लेते हैं, पचाते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल निकालते हैं, इसलिए हमारे अंदर लाइसोसोम ज़्यादा हो। बात समझ में। अगला, लाइसोसोम सारे सेल को डाइजेस्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लाइसोसोम सारे ही सेल को डाइजेस्ट क्यों कर पाती है। इसलिए कर पाती है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर सारे ही टाइप के एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम के अंदर सारे ही टाइप के एंजाइम्स होते हैं, इसलिए वो ऐसा कर पाती है। बात समझ में आई। ओके, अब बेटा देखो एक वैक्यूल वाला पार्ट बचा हुआ है और वैक्यूल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलो मैं वैक्यूल क्लियर कर देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को बाद में क्लियर करूँगा ना, अगले पार्ट में। वैक्यूल कर देता हूँ जल्दी से। ओके, अब समझना वैक्यूल क्या होता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट, पहली चीज़ क्लियर करिए, याद रखिए आप, प्लांट सेल के अंदर होता है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, मेम्ब्रेन इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। बात समझ आई। वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई, कैन का मतलब क्या होता है, कर सकता है, अप टू 90, यानी 90% करता नहीं है, उतने तक कर सकता है। बात समझ में। आगे अब आते हैं क्या क्या इसमें होता है। देखो ये बाहर सेल वॉल है, हाँ सर, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरा गोल गोल वैक्यूल है, इसकी मेम्ब्रेन को हमने टोनोप्लास्ट बोला। बाहर साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ साइड में न्यूक्लियस होता है। पहले क्लियर की, साइड में क्यों होता है, तो यार इतना बड़ा सा वैक्यूल है तो क्या करेगा बेचारा। ओके, इसमें वाटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं, जिसे हमने बोला सैप। क्या मतलब है, जब भी कभी वाटर और मिनरल्स होंगे एक साथ, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सैप बोलेंगे। बात समझ आई। कुछ अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, अदर अनयूजफुल मटेरियल भी होते हैं। देखो सेल के मेटाबॉलिज्म में काम के आयन मिनरल वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। देखो समझना, एक्स्ट्रा हमने क्यों लिखा है, जो भी सेल के काम के मिनरल्स हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जो काम के नहीं हैं, जो अभी काम के नहीं हैं, वो यहाँ पे रख लेते हैं, इसलिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया है, एक्स्ट्रा। प्लांट सेल, बात समझ में आई। क्या मतलब इसका, देखो प्लांट सेल है, ऑटोट्रॉपिक है, रॉ मटेरियल इसको चाहिए होता है, जब ज़रूरत पड़ती है यहाँ से यूज़ कर लेता है। बात समझ में। ओके, साइटोप्लाज्म में कोई ऐसा कंपाउंड, मान लीजिए साइटोप्लाज्म में कोई ऐसा कंपाउंड बन गया जो अभी काम का नहीं है, जो अभी कुछ मान लो बन गया जो अभी काम का नहीं है, तो यहाँ फ्यूचर के लिए वो स्टोर कर लेगा। बस में कुछ लोग कहते हैं भाई वैक्यूल ओनली वेस्ट स्टोर करता है, गलत बात है भैया, सिर्फ वेस्ट को स्टोर नहीं करता, काम के मटेरियल को भी स्टोर करता है। बात समझ में। अच्छा एक और बात यहाँ क्लियर रखिएगा, पानी मिनरल्स के पीछे पीछे चलता है, याद रखिएगा, पानी हमेशा मिनरल्स के पीछे पीछे चलता है। जहाँ मिनरल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पानी ज़्यादा होगा, रीज़न होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, बाद में आपको पढ़ाएगा। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, इस बात को क्लियर करिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस यानी वाटर की या मिनरल की, ये वैक्यूल के अंदर ज़्यादा होती है। बात समझिए, ये वैक्यूल के, देखो वैक्यूल के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है साइटोप्लाज्म से। तो क्या होता है, वैक्यूल में मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये बात बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन करती है। बेटा देखो सिंपल सी बात है, इसके अंदर वाटर है, मिनरल्स हैं, अंदर ज़्यादा होते हैं, अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब अगर आपके साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर कोई चीज़ आनी है तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट आनी पड़ेगी, यानी कम से ज़्यादा की तरफ आनी पड़ेगी, इसीलिए क्या होता है, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना है। दूसरा, एनिमल में देखो बेटा, एनिमल में सेल वॉल होती है,
नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग मटेरियल हम ले भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। बात समझ में आई भाई? एनिमल के अंदर सेल वॉल होती नहीं है, तो जो भी मटेरियल लेना है सेल मेम्ब्रेन से हमने लिया और निकाल दिया, तो हमें वैक्यूल की, इतनी बड़े वैक्यूल की ज़रूरत नहीं। तो हमें क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लांट में ऐसा ज़रूरत पड़ जाती है आगे। प्रोटिस्टा के अंदर समझिएगा, प्रोटिस्टा कौन होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मान लो एग्जांपल, इनके अंदर क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या होता है? जो साइज को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। एक्सक्रीशन के ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? वाटर कंटेंट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मान लो बाहर पानी ज़्यादा है तो वैक्यूल में पानी आएगा तो साइज़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसे मान लो साइटोप्लाज्म में पानी की कमी हो गई तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन्होंने पानी वापस कर दिया तो साइज़ कम हो गई। इसे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसे बोला हमने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, इंगल्फिंग ऑफ द फूड। ये अमीबा है, उसके पास फूड आया, बचपन से आपने पढ़ा है। इसने अपना स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट जो होता है मेम्ब्रेन, उसको आगे बढ़ाया, खाया और इसने फूड वैक्यूल बनाया। एक वैक्यूल बनाया जिसके अंदर क्या है? एक मेम्ब्रेन। तो फूड वैक्यूल क्या है? फूड वैक्यूल खाने के चार आसपास की मेम्ब्रेन। अब आते हैं इधर, देखिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये आपने कहा लेकिन कहीं आपने ये नहीं बताया यार एंडो मेम्ब्रेन का सिस्टम में ये कैसे पार्ट। चलो ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये तो मिलके काम कर रहे थे कि फिगर में दिखाया। इसमें कैसे? अब बात समझिएगा। देखो, एनिमल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। हाँ सर। प्लांट सेल में क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। अब यहाँ पे क्या हुआ? इनके अंदर लाइसोसोम कम होते हैं, वैक्यूल होते हैं। अब जो भी क्या होता है, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। ईआर गोल्जी बॉडी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है भाई, इसमें तो लाइसोसोम कम होता है, हमने पहले ही कहा था प्लांट के अंदर, रीजन भी दिया था। अब जो भी इससे वेस्ट मिलेगा उस वेस्ट को स्टोर करने काम कौन करेगा? वैक्यूल। इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पूरा सिस्टम यहाँ आपको मैंने बना दिया। बात समझ में आ गई? अब आया है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ तो अगले पार्ट में मैं कवर करूँगा। ओके, चलिए मिलते हैं। शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।